Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of October 2024. तो गाइज आज है तारीख 28 अक्टूबर 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक बार आज का इंडेक्स देखते लेते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। देखो आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बहुत सारे आर्टिकल हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस में वहाँ से सवाल बन सकते हैं। जैसे आज अगर आप लोग पेज नंबर 1 को देखोगे तो एक आर्टिकल ये मिलेगा जो जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है इजराइल ने अभी गाज़ा पट्टी के ऊपर में स्ट्राइक किया है जिसकी वजह से 45 लोगों की जान गई है। तो अभी यहाँ पे इजिप्ट के प्रेसिडेंट भी बीच में आ चुके हैं। इस मामले को रोकने के लिए यहाँ पे सीज फायर करवाने के लिए 2 दिन का अभी युद्ध विराम भी लगाया गया है। तो पूरा मामला क्या है इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैपिंग बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होने वाली है। उसके अलावा सेकंड आर्टिकल एग्जाम के लिए रेलिवेंट होने वाला है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के लिए। क्वार्टर 2 का जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो 42.5% से इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। तो समझेंगे यहाँ पे हम लोग ये जो टर्म है कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर वो क्या है, कैसे यूज़ की जाती है, कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनका इस इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देन उसके बाद आप लोग पेज नंबर 6 पर आएंगे तो आज एक एडिटोरियल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक बसेस के बारे में, तो ई बस का कॉन्सेप्ट प्लस यहाँ पे एक स्कीम के बारे में बात हो रही है, पीएम ई ड्राइव स्कीम। तो वो क्या है इसको यहाँ पे हम काफ़ी डिटेल से समझने वाले हैं। उसके बाद आज जो दूसरा एडिटोरियल है ये भी बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है, अगेन पेज नंबर 6 पर ही प्रेजेंट है। रिसेंटली आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है 8:1 से, और उस जजमेंट में बोला गया है कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसको टैक्सिंग करने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। तो मामला क्या है समझेंगे। उसके अलावा ये जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल का कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा ये भी जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्यों ये अल्कोहल के ऊपर में टैक्स लगाने के पीछे में पड़े हुए हैं। देन आज पेज नंबर 7 पर ओपिनियन पेज पर आपको ये वाला आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। ये भी एक एडिटोरियल है जहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है ANRF के बारे में, दैट इज़ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। कैसे दोस्तों हम अपनी रिसर्चेस को प्रमोट कर सकते हैं और कैसे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामान यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है सोप का, साबुन का, कि साबुन में जो हम पाम ऑयल का जो इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। तो पाम ऑयल की जगह दूसरी चीज़ों का भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि पाम ऑयल का यूज़ करना कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। तो क्या कहते हैं राइटर, इसको भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे विद प्रॉपर डिटेल्स। फिर अगेन सेम पेज पर ही उसके जस्ट नीचे एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जहाँ पे साइबर फ्रॉड को लेकर डिस्कशन हुआ है। आज हमारे न्यूज़पेपर में साइबर फ्रॉड को लेकर 3 आर्टिकल प्रेजेंट हैं जिसमें यहाँ पर पीएम मोदी का जो स्पीच है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है, जहाँ पे डिजिटल अरेस्ट की बात हो रही है। तो डिजिटल अरेस्ट समझेंगे, CERTIN नाम की बॉडी चर्चाओं में है, वो भी यहाँ पे साइबर क्राइम से रिलेटेड है, वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा साइबर फ्रॉड को लेकर क्या डेटा आ रहा है कि 2024 में जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं वहाँ पे कितने सारे साइबर फ्रॉड्स नज़र आए हैं। ये टॉपिक एग्जाम के लिए तो रेलिवेंट होगा लेकिन साथ ही साथ में अवेयरनेस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद दोस्तों एडिटोरियल पेज के जस्ट दूसरा जो पेज है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का, वहाँ पे एक आर्टिकल प्रेजेंट है जहाँ पे बात हो रही है जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो लगातार बेकार होती चली जा रही है, पुअर क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन बोला ये जा रहा है क्या स्टबल बर्निंग ही अकेला जिम्मेदार है इस दिल्ली की एयर क्वालिटी को पुअर करने में? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, स्टबल बर्निंग के साथ साथ और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेट हुई है। तो समझेंगे पूरा मामला क्या है, स्टबल बर्निंग को भी जानेंगे, उसका सोल्यूशन यहाँ पे शेयर किया गया है, पूसा डिकम्पोजर, वो भी यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद दोस्तों पेज नंबर 10 पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जो हमारे इकॉनमी के लिए रेलिवेंट है। यहाँ पे बात हो रही है इन्वेस्टमेंट के बारे में। आपको पता है एक होता है FDI दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा मार्केट से निकाल दिया है, यानी इंडियन मार्केट से अक्टूबर के महीने में 85,790 करोड़ रुपीज़ निकाल दिया गया, विड्रॉ कर लिया गया है। तो मामला क्या है, आखिरकार ये पैसा क्यों विड्रॉ किया गया है, यहाँ पर एक चाइना का एंगल आ रहा है, वो क्या है उसको भी समझेंगे। प्लस आपको इकॉनमी के एग्ज़ाम के लिए
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एफडीआई के बीच में फ़र्क क्या होता है, दोनों का बिल्कुल आसान शब्दों में मैं समझाने वाला हूँ। देन उसके बाद पेज नंबर 12 पर एक साथ आपको तीनों आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पीएम मोदी ने मन की बात में बात की है डिजिटल अरेस्ट के बारे में। क्या है डिजिटल अरेस्ट और कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे फ्रॉडस्टर आज के समय पर स्कैम कर रहे हैं, वो यहाँ पर इन्होंने शेयर किया है, समझेंगे इसके बारे में। उसके अलावा जितने भी ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं दोस्तों, उसको लेकर CERTIN नाम की बॉडी ने कुछ एडवाइजरी रिलीज़ की है, इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद एक आर्टिकल यह है जो बहुत ही ज़्यादा काम का है। भारत अभी 15 और C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट परचेज करेगा एयरबस से। आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हम लोग समझेंगे। आज मंडे में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उसके अलावा स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर भी भारत में हैं जिनका नाम है पेड्रो सेंचेज, तो ये दोनों मिलकर इनॉग्रेट करने वाले हैं टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स है वडोदरा में खोला जा रहा है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे C295 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की हमें क्या ज़रूरत है और क्या इसके स्पेशल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो डिफेंस के लिए एक अहम टॉपिक। बाकी फिर दोस्तों आज का जो पेज नंबर 11 है, यहाँ पे आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा जो साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे मिशंस का डिस्कशन यहाँ पे आर्टिकल में किया गया है। जैसे अभी आने वाले समय पर एक ल्यूपेक्स मिशन होने वाला है जो भारत जापान साथ में मिलकर कंडक्ट करेंगे। इसको कुछ शब्दों में चंद्रयान 4 का नाम भी दिया गया है। उसके अलावा निसार मिशन 2025 में लॉन्च करेंगे, जहाँ पे भारत का इसरो और यूएसए का नासा भी प्रेजेंट है। कुछ और इंपॉर्टेंट मिशन है, गगनयान मिशन जो हम रेगुलर डिस्कस कर ही रहे हैं, वीनस मिशन हो गया, चंद्रयान मिशन हो गया, हमारा खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का मिशन हो गया। ये सब चीज़ें दोस्तों हमारी लिस्ट में हैं, तो स्पेस के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन में ये सब कुछ होने वाला है जिसको कवर करेंगे, लेकिन कवर करने से पहले हमेशा की तरह हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जिसका उत्तर सभी को देना है। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने प्रीलिम्स में साल 2009 में पूछा था आपसे। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है कार्बन क्रेडिट का। तो कार्बन क्रेडिट का जो ये कॉन्सेप्ट है ये ओरिजिनेट हुआ है कौन से मीटिंग से या कौन सी कह सकते हैं समिट से, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए अर्थ समिट जो हुआ था रियो डे जेनेरियो में, क्या वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है कार्बन क्रेडिट का? या ऑप्शन नंबर बी जो क्योटो प्रोटोकॉल था, क्या यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है? या ऑप्शन नंबर सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है? या ऑप्शन नंबर डी जो G8 समिट हुआ था उस कॉन्सेप्ट से यहाँ पर ये कार्बन क्रेडिट का जो पूरा टर्म है वो लिया गया है? तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाकी इसका जो आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है। अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन आज हमने मैप का कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, तो फटाफट मैप का क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो दोस्तों आज आपको मैप में जाकर देखना है गल्फ ऑफ गिनिया को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गल्फ ऑफ गिनिया को जाकर मैप में देखना एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है। इसको अच्छे से मैप में देखने के बाद में आकर नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में टाइप करना वो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले आज के थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा खतरा इंडिया को देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पर हम देखेंगे चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, इनके साथ में जो हमारे कोई रिलेशन ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा जो खतरा हमें दिख रहा है वो है आज के समय का पोलियो वायरस के केसेस। कहोगे पोलियो वायरस? हाँ बिल्कुल। देखो बात एक्चुअली में यह है कि साल 2014 का वो समय था जब भारत को WHO की साइट से सर्टिफिकेशन मिला और 2014 में ही इंडिया को पोलियो वायरस फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। तो 2014 से ही भारत के अंदर में कोई भी ऐसा पोलियो वायरस का केस नज़र नहीं आया है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में 2024 में पोलियो वायरस के केसेस धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर 40वां पोलियो केस निकल कर आ चुका है। इवन कुछ आर्टिकल ये बता रहे हैं 41वां केस भी यहाँ पे निकल कर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पाकिस्तान पोलियो वायरस को नहीं रोक पाया और आज ये प्रॉब्लम्स इंडिया में भी फैल सकती हैं, क्योंकि जो पोलियो वायरस वाला केस है दोस्तों, ये आराम से स्प्रेड हो सकता है। ये बीमारी आराम से ट्रांसमिट हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। यही एक सबसे बड़ी समस्या है और करंट समय पर यह बोला जा रहा है, अगर आप देखेंगे दुनिया भर में मैक्सिमम कंट्रीज पोलियो वायरस के केसेस को ख़त्म कर चुकी हैं, इरेडिकेट कर चुकी हैं। बट पाकिस्तान और पाकिस्तान का पड़ोसी देश अफगानिस्तान, इन दोनों ही देशों में अभी भी ये इन्फेक्शियस डिजीज़ फैल रही है।
और पोलियो बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो स्पेशली बच्चों को बुरी तरह से अफेक्ट करती है। इवन बच्चों के अंदर में पैरालिसिस जैसी जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है। स्पेशली जो यंग चिल्ड्रन होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उनको ज़्यादातर ये बीमारियां अफेक्ट करती हैं। तो दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं पोलियो डिजीज़ के बारे में, तो पोलियो को हम लोग पोलियो मिलेटस के नाम से भी जानते हैं। एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एक वायरस की वजह से होती है। और यही वायरस क्या करता है, एक इंसान के बॉडी में जब वो एंटर करता है तो धीरे धीरे करके उसके नर्वस सिस्टम तक चले जाता है। और नर्वस सिस्टम को इन्वेड करने के बाद में उसके ब्रेन को डैमेज कर देता है। और ब्रेन जैसे ही डैमेज होगा, एक इंसान में पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है और कई बार पोलियो केसेस में परमानेंट पैरालाइज हो जाती है बॉडी। और प्रॉब्लम यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी आराम से फैल जाती है। बहुत सारे केसेस में दिक्कत ये भी है कि कई बार लक्षण नहीं नज़र आते, या थोड़े बहुत छोटे मोटे लक्षण होते हैं जिसको फिर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर समय के साथ में पता चलता है कि हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो भी मैंने आपको बताया है पोलियो डिजीज़ को लेकर, ये कुछ डिटेल्स हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद की साइट से भी यहाँ पर पहले शेयर कर चुके हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की जो जर्नी है पोलियो फ्री में, वो बहुत लंबी है। अगर हम देखेंगे, एक समय ऐसा था 1970s का समय आप देख पाएंगे, तो पोलियो की वजह से लगभग 2 लाख केसेस हर साल आ रहे थे इंडिया में, जो कोई बच्चों को बुरी तरह से अफेक्ट करते थे। नाउ उसके बाद उन 2009 में अगर आप देख पाएंगे तो इंडिया ने इन केसेस को कम किया। फिर जनवरी 2014 में जो लास्ट केस है पोलियो का इंडिया में, वो स्पेशली हावड़ा में देखने को मिला। फिर उसके अलावा इंडिया ने 3 साल ऐसे कंप्लीट कर लिए, उन 3 सालों में पोलियो का एक भी केस नज़र नहीं आया। फाइनली इस पूरे टर्म को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद में मार्च 2014 में वो समय आया जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को सर्टिफिकेशन दिया, साउथ ईस्ट एशिया रीजन को सर्टिफिकेट दिया पोलियो फ्री का, कि हाँ, हमारा देश अब पोलियो फ्री बन चुका है, पोलियो का एक भी केस इंडिया में नहीं है। तो 2 लाख से लेकर 0 तक का सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा देखने को मिलेगा। और यही कहीं ना कहीं आज के समय पर एक चिंता का विषय बन जाता है कि भाई हमने पोलियो ख़त्म कर दिया है, लेकिन आने वाले समय पर इसमें कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी दूसरे कंट्री से भी ये बीमारी फैल सकती है। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना यहाँ पर यह है कि जो पोलियो वायरस फैलता है, इसके ट्रांसमिशन के पीछे का रीज़न है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन आराम से हो सकता है, लेकिन कैसे? फीकल और ओरल रूट के माध्यम से। एक इंसान का जो मल होता है उससे दोस्तों यहाँ पर यह बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। कैसे? तो इसको लेकर इस फोटो से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ये एक इन्फेक्टेड व्यक्ति है जो कि यहाँ पर इस वायरस से कहीं ना कहीं संक्रमित है। अब क्या होता है, ये जो वायरस से संक्रमित व्यक्ति है, अगर ये ओपन डेफिकेशन करता है, यानी खुले में शौच करता है, और उस शौच का ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो दोस्तों यहाँ पर उसी कह सकते हैं ओपन डेफिकेशन पे कई सारी जो फ्लाइज वगैरह हैं वो बैठेंगी, है ना। इवन यहाँ पर वही जो मल है वो हमारे वाटर को भी पल्यूट करेगा। तो इससे क्या होगा, ये जो वायरस है दोस्तों वो इस तरीके से फ्लाइज वगैरह फैलेंगी, दूसरी जगह पर जाएंगी, खाने पे बैठेंगी, या यहाँ पर कह सकते हैं ये जो वाटर पल्यूट हुआ है, इस वाटर में कई सारे कह सकते हैं फिश वगैरह आपको देखने को मिलेगा जो लोग कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से जो ये वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरे व्यक्ति के अंदर में, क्योंकि दूसरा व्यक्ति अगर इसके कांटेक्ट में आएगा, ये फ्लाई इस व्यक्ति के कांटेक्ट में आती है या फिर वो कह सकते हैं उस फूड को कंज्यूम करता है, तो इस व्यक्ति में यहाँ पर ये वायरस आ जाएगा। देन ये फिर से अगर ओपन डेफिकेशन कहीं और करेगा तो ये वायरस और आगे ट्रांसमिट होगा। तो ओपन डेफिकेशन भी आज के समय पर एक बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। खुले में जो शौच है ये भी कहीं ना कहीं इस वायरस को काफ़ी तेज़ी से ट्रांसमिट कर सकता है। और यहीं पर दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं पोलियो वायरस की, तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के पोलियो वायरस स्ट्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक है P1, दूसरा है P2 और तीसरा है P3। इस तरीके के 3 स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। जो P2 वाला वायरस है इसको ऑलरेडी दुनिया भर ने इरेडिकेट कर दिया था, यानी ख़त्म कर दिया था सन 1999 के अंदर में। और इंडिया को यहाँ पे पोलियो फ्री का जो स्टेटस है वो साल 2014 में मिल गया था, क्योंकि हम लोगों ने P1 और P3, क्योंकि P2 तो ऑलरेडी दुनिया ने ख़त्म कर दिया था, तो P1 P3 वाला जो स्ट्रेन है जो पाया जाता था इसको हमने 2014 में एलिमिनेट कर दिया। अब ये कैसे एलिमिनेट किया, इसके लिए यहाँ पर वैक्सीन दी जाती है। आज भी आप देख पाओगे पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती है। अब वो ड्रॉप्स भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है OPV और एक होता है IPV। OPV मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना, जो कि बेसिकली यहाँ पर ओरली जो ड्रॉप्स के माध्यम से दी जाती है छोटे बच्चे को। उसके अलावा यहाँ पर एक होता है इंजेक्टेबल वाली, जिसको इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। फिर यहीं पर बीच में आता है एक OPV बूस्टर, एडवांस लेवल का, जो 16 से 24 मंथ्स के बीच में दिया जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे पोलियो को लेकर इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में आप लोगों से बहुत सारे प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं।
इतना ही नहीं, मैं इतना सब कुछ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ढेरों आर्टिकल्स कवर हो रहे हैं। आप देख पाएंगे कुछ समय पहले एक और द हिंदू में आर्टिकल पब्लिश हुआ था इसी पोलियो वायरस को लेकर, कि यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है 2 वैक्सीन्स ऐसी आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि यहाँ पर रिसेंटली तैयार की गई हैं और वो पोलियो वायरस को ख़त्म कर सकती हैं। उन 2 वैक्सीन का नाम ध्यान में रखिए, एक का नाम है साल्क और दूसरे का नाम है सैबिन। जो साल्क वाली वैक्सीन है ये आईपीवी है, यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से दी जाएगी, और जो सैबिन वाली वैक्सीन आपको देखने को मिलेगी ये ओपीवी है, दैट इज ओरल पोलियो वैक्सीन है, यानी ओरली दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ दोस्तों इनको ध्यान में रखिए, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है ये। क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि साल्क SAL के चर्चा में है, साल्क और साबिन क्या है, हाल ही में न्यूज़ में है, क्या ये कुछ प्लांट हैं या कुछ ऐसे सवाल बन जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये पोलियो वायरस की वैक्सीन्स आपको देखने को मिलेंगी जिन्होंने पोलियो को ख़त्म किया है। इसमें से पहली वाली IPV, दूसरी वाली OPV। क्या होता है इनके बीच का फ़र्क, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी अगर आपका क्वेश्चन है कि सर हम इसके नोट्स वगैरह कैसे बनाएं, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, नोट्स वगैरह कैसे लिखें, है ना, कुछ डिटेल्स दीजिए, तो ये डिटेल आपके सामने है। न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ खबर के बारे में। उसके अलावा पोलियो के बारे में आप देख पाएंगे, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो सब लिखित में प्रोवाइड करवा दी गई है। कैसे ट्रांसमिट हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा जैसे मैंने 2 वैक्सीन्स के बारे में आपको बताया था, उसको लेकर यहाँ पर आप ये देख पाएंगे, एक साल्क वैक्सीन है, ये फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन यहाँ पे तैयार की गई थी पोलियो के लिए, IPV वैक्सीन। उसके अलावा दूसरा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सैबिन के बारे में, तो ये वो है, एल्बर्ट सैबिन ने यहाँ पर इस दूसरे वाली वैक्सीन को डेवलप किया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये वाली OPV वैक्सीन है। क्लियर। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा आपने देखा, जितने भी डिटेल हमने डिस्कस किया है, ऐसे न्यूज़पेपर में और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर डेटा वगैरह। वो सब डेटा वगैरह आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा एक ऐसे PDF में जो प्रिंटेबल फॉर्म का होता है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा PDF आपको यहाँ पे मिल जाता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाएगा दोस्तों जहाँ पे आपको करंट अफेयर का सभी कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स कैसे बनाएं, ये सब चीज़ें कैसे करें, डेटा कैसे यहाँ पर लिखें, किसी दिन नोट्स बना पाए नहीं बना पाए, कभी न्यूज़पेपर पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपके डेली बेसिस पे जो डेटा है, नोट्स हैं, वो इसमें अपलोड होते चलेंगे। तो ये इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट $499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप $499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। अब सर ये ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप एक बार अपने डेमो वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से कि मुझको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, जब आप संतुष्ट हो जाओ तो जाकर यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यार एक काम ज़रूर से करना, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो यार। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे लिखना दीपक यादव एजुकेशन, कुछ इस तरीके से है ना, दीपक_यादव_एजुकेशन। वैसे मेरा ये इंस्टाग्राम पे ID मिल जाएगी, तो वहाँ पे भी जाकर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, क्योंकि अब इंस्टाग्राम पे कई सारे जो मतलब आर्टिकल्स वगैरह हैं वो मैं प्रोवाइड करवाया करूँगा, इस वजह से यहाँ पे आज मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों अगली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट खबर आती है, ये वाली। यहाँ पे क्या बात हो रही है आइए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इजराइल ने एक स्ट्राइक की है और ये स्ट्राइक हुई है संडे में, यानी कल के दिन। और उस स्ट्राइक की वजह से लगभग 45 पैलेस्टीनियंस की जान जा चुकी है, वो इसमें यहाँ पे बताया गया है। और कम से कम यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई लोग आज के समय पर लगातार कह सकते हैं कि उनकी जान चली जा रही है। और इस पूरे वॉर के अंदर में ये वॉर चलते चलते 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। पिछले साल 7 अक्टूबर से यहाँ पर ये वॉर पूरा शुरू हुआ, जब हमास ने हमला किया इजराइल के ऊपर में। उसके रिटेलिएशन में इजराइल लगातार बहुत ही ज़्यादा भयंकर हमले कर चुका है। इतना ही नहीं, अभी जो यहाँ पे ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट हमको देखने को मिला, या कह सकते हैं कि अभी के समय पर जो भी ये लोगों की जान गई है, जो ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसको देखते हुए जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है अब्देल फताह अल सीसी, इन्होंने अनाउंस किया है कि भाई 2 दिन का हम यहाँ पे युद्ध विराम लगवा रहे हैं इजराइल और हमास के इस वॉर में। और हम ये कोशिश करेंगे इन 2 दिनों के अंदर में जो इजराइल के हॉस्टेजेस हैं, क्योंकि इजराइल के कई सारे लोगों को बंदी बना रखा है हमास के लोगों ने, तो हमास जो है इन हॉस्टेजेस को छोड़ दे, इनको रिलीज़ कर दे, इजराइल को ये हॉस्टेजेस सौंप दे।
क्योंकि इसराइल इसलिए भी अटैक कर रहा है क्योंकि इसराइल को अभी तक अपने सभी बंदी नहीं मिल पाए हैं जो 7 अक्टूबर को हमास उठा के ले गए थे। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज़ करने के लिए फोकस किया जाएगा इन 2 दिनों में, और 2 दिनों में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसराइल और हमास के बीच का जो ये वॉर है इसमें कंप्लीट सीज़ फायर किया जाए, यानी कि कंप्लीट तरीके से युद्ध विराम लग जाए, अब कोई गोली वगैरह ना चले इनके बॉर्डर्स पर। तो ये इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन बार बार हम फोकस कर रहे हैं हमास की, उसके अलावा गाज़ा पट्टी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो गाज़ा स्ट्रिप के बारे में डिस्कशन हो रहा है क्योंकि गाज़ा स्ट्रिप पर ही ये पूरा का पूरा जो डिस्प्यूट है वो देखने को मिला है। तो एग्जैक्टली एक बार मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ, प्लीज़ इसको यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। लेकिन दोस्तों मैप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाज़ा पट्टी के बारे में ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स। जो गाज़ा पट्टी है ये हमारे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन बेसिन में करेंटली लोकेटेड है। गाज़ा पट्टी का बॉर्डर्स अगर आप देखेंगे दोस्तों तो वो इजिप्ट के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है साउथ वेस्ट में। उसके अलावा नॉर्थ में इसके इजराइल है, ईस्ट में इसके इजराइल है, क्योंकि गाज़ा पट्टी केवल 2 देशों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, एक इजराइल और दूसरा यहाँ पर इजिप्ट, और तीसरा इनका मैरीटाइम बॉर्डर है यानी कि समुद्र के साथ में लगता है, और वो तीसरा जो है वो है मेडिटेरेनियन सी। आइए मैप में इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये वो मैप आपको देखने को मिलेगा, इसको जूम करेंगे ऊपर वाले साइड पे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इंडिया है। इंडिया से हमें चलना है यहाँ पे वेस्ट एशिया साइड में, यहीं पर आपको इजराइल देखने को मिलेगा, गाज़ा पट्टी देखने को मिलेगा। तो इस वाले एरिया को हम थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये एरिया कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। जिस गाज़ा पट्टी की हम बात कर रहे हैं इसको स्ट्रिप बोलते हैं पट्टी, यानी पट्टी की शेप में, इस वजह से ये वो पर्टिकुलर गाज़ा पट्टी कहलाता है। अब इसके इधर यहाँ पे दोस्तों ये पूरा का पूरा इजराइल देश आपको देखने को मिलेगा, ये लिखा हुआ है इजराइल, ठीक है। तो गाज़ा पट्टी का यहाँ से जो बॉर्डर है, यहाँ से बॉर्डर है, ये दोनों बॉर्डर्स आप देख पाएंगे वो इजराइल के साथ में शेयर करता है। उसके अलावा ये वाला जो बॉर्डर है ये इजिप्ट के साथ में शेयर करता है, क्योंकि जो नीचे देश ये प्रेजेंट है इसका नाम है इजिप्ट, ठीक है। तो ये हो गए 2 देश। उसके अलावा गाज़ा पट्टी की जो ये वाली बाउंड्री है वो लगती है यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के साथ में, तो यहाँ पे हो गया ये हमारा मेडिटेरेनियन सी। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखिए, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गाज़ा पट्टी के बारे में पढ़ लिया आपने, इसके आसपास के जो रीजन्स है वो डिस्कस कर लिए। गाज़ा पट्टी अगर आप देखेंगे इसकी टोटल चौड़ाई ना इस रीजन की 10 किलोमीटर है, और बाकी यहाँ पर इसकी लंबाई जो है वो लगभग 41 किलोमीटर है। ये लैंड एरिया आपको देखने को मिलेगा, और इस पूरे एरिया में यहाँ पे ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं, ठीक है। इसी दीवारों को यहाँ पर पार किया था, कह सकते हैं 7 अक्टूबर में जो हमास का अटैक हुआ था उस दौरान। तो ये दीवारें यहाँ पर बनी हुई हैं, एक बॉर्डर बना हुआ है, इधर यहाँ पे इजिप्ट का बॉर्डर बना हुआ है, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसी बॉर्डर पर कुछ इंपॉर्टेंट पासेस आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ पास यहाँ पे इजराइल के कंट्रोल में है, कुछ पास इजिप्ट के कंट्रोल में है। और कई बार इसी गाज़ा पट्टी वाले रीजन को ओपन एयर प्रिजन भी बोल दिया जाता है। ओपन एयर प्रिजन मतलब एक खुला जेल है। ये खुला जेल इसलिए है क्योंकि छोटी सी जगह है, इसमें 20 लाख के आसपास लोगों की आबादी आपको देखने को मिलेगी। अब इस रीजन का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर आप देखेंगे तो इजराइल और बाकी सारे ये जो इजराइल के आसपास के पड़ोसी देश हैं इनमें लंबे समय से वॉर भी चला है। एक 6 डे वॉर हुआ था 1967 में, ये आपको पता होगा। अभी ये जो 6 दिन का वॉर चला था इसमें इजराइल ने कई सारे कंट्रीज़ को हराया और उसके बाद में उनका एरिया कैप्चर किया। इजराइल ने गाज़ा पट्टी को भी कैप्चर कर लिया था, इजिप्ट से ये पर्टिकुलर रीजन ले लिया था। उसके बाद अपना मिलिट्री ऑक्यूपेशन शुरू किया। इजराइल ने बाद में यहाँ पे गाज़ा पट्टी से विड्रॉ किया साल 2005 में। देन उसके बाद में विड्रॉ करने के बाद में जो लोगों का मूवमेंट था वो पूरी तरह से बंद कर दिया, बीच में दीवारें उठा दी, बॉर्डर बना दिया। फिर उसके बाद साल 2007 में जो हमास है वो पूरा पावर में आ गया। तो आज गाज़ा पट्टी को पूरी तरह से कंट्रोल कौन करता है? हमास करता है। हमास यहाँ पे इस पूरे रीजन को कंट्रोल करता है। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों इजराइल इजिप्ट ने क्या करा, धीरे धीरे करके अपना आना जाना जो है इस पर्टिकुलर रीजन में बंद कर दिया, जैसे ही हमास के पास में ये सारी की सारी पावर आ गई। अब क्योंकि इतना आना जाना नहीं हो पा रहा था, इस रीजन के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शन लग चुके थे, तो इस वजह से गाज़ा पट्टी की जो इकॉनमी है वो पूरी तरह से इम्पैक्ट हुई। उसके अलावा यहाँ पे बेरोज़गारी, फूड इनसिक्योरिटी, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और आज के समय पर ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आसपास के बॉर्डर एरियाज़ में आपको बता चुका हूं। अब गाज़ा पट्टी से किसी को बाहर निकलना या एंट्री करनी है तो उसमें कुछ बॉर्डर क्रॉसिंग्स आती हैं, उसी के माध्यम से वो कर सकते हैं। उस बॉर्डर क्रॉसिंग में पहला है कारेम अबू सलेम क्रॉसिंग, दूसरा एरेस क्रॉसिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग जो है ये इजराइल के कंट्रोल में है। फिर जो रफ़ा क्रॉसिंग आपने देखा होगा, ऑल आइज ऑन रफ़ा करके, आज से कुछ महीने पहले ये ट्रेंड चल रहा था जब इजराइल ने अटैक किया था। तो यहाँ पे जो ये रफ़ा वाला क्रॉसिंग है ये इजिप्ट कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये आप देख पाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग्स हैं इस गाज़ा पट्टी के आसपास, इसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। मैं ये सब कुछ आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। यूपीएससी ने 2008 में एक सवाल पूछा था कि जो योम किपुर वॉर है
ये लड़ी गई थी, ये कौन कौन से देशों की साइड से लड़ी गई थी, ये आपने बताना है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, इजराइल और अरब कंट्रीज़। अरब कंट्रीज़ में स्पेशली यहाँ पर इजिप्ट और सीरिया, इनके बीच में जो युद्ध हुआ था इसी को यहाँ पर नाम दिया गया है योम किपुर वॉर। उसके अलावा 2017 में भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो कौन कौन से देशों के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है। तो यहाँ पे जॉर्डन है, इराक है, लेबनान है, सीरिया है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 एंड 4 ओनली। यानी मेडिटेरेनियन सी को एक बार अगर आप लोग मैप में देखेंगे तो यहाँ पे केवल लेबनान और सीरिया ही हैं जो मेडिटेरेनियन सी के साथ में बॉर्डर को शेयर करते हैं। बाकी जॉर्डन तो इसराइल के पीछे है ना। जॉर्डन, मान लो ये इसराइल है तो पीछे यहाँ पर जॉर्डन आपको देखने को मिलेगा, इधर ऊपर इराक देखने को मिलेगा। तो ये दोनों यहाँ पर कोई भी ऐसा इस तरीके से मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर को शेयर नहीं करते हैं, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके अलावा 2015 में भी यहाँ पे यूपीएससी ने एक सवाल पूछा हुआ है। सवाल क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया का कौन सा देश है जो मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर को शेयर नहीं करता? ये आपसे पूछ लिया गया। तो सीरिया, जैसे अभी हमने पढ़ा, मेडिटेरेनियन सी के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, लेबनान भी शेयर करता है, इसराइल भी शेयर करता है, बचा जॉर्डन। तो जॉर्डन अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, जॉर्डन इसराइल के पीछे है, ये कोई भी मेडिटेरेनियन सी के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करता। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ से बने। इवन 2015 में दोस्तों एक और सवाल पूछा गया था गोलन हाइट्स को लेकर, कि जो एक एरिया है गोलन हाइट्स, ये कभी कभी न्यूज़ में रहता है, ये कौन से इवेंट से रिलेटेड है ये आपने बताना है, मतलब कौन सी जगह से रिलेटेड है। अब ऑब्वियस ही बात है, गोलन हाइट्स वहीं पर सीरिया का पर्टिकुलर रीजन है जिसको इसराइल ने कब्जाया भी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर भी मिडिल ईस्ट में प्रेजेंट है, क्योंकि हम इतनी देर से बार बार एक वर्ड यूज़ करते हैं मिडिल ईस्ट, ये आप देख पाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, 2008 में भी यूपीएससी ने यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन क्या है? एक टर्म है टू स्टेट सोल्यूशन का, ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है। इस टर्म को हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं ये आपसे पूछा गया। चाइना, इसराइल, इराक, येमेन। तो सिंपल सी बात है, ये इसराइल के केस में हम इसको यूज़ करते हैं कि भाई इसराइल पैलेस्टीन का जो डिस्प्यूट है इसमें टू स्टेट सोल्यूशन यहाँ पे करके इस मामले को सुलझाया जा सके। इंडिया भी टू स्टेट सोल्यूशन को ही सपोर्ट करता है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आर्टिकल कितना छोटा सा है लेकिन कितना ज़्यादा रेलिवेंस इसका देखने को मिलेगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। नाउ अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं, इकॉनमी के लिए रेलिवेंट है। यहाँ पे बात हो रही है क्वार्टर 2 का जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो 42.5% से यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। ना इकॉनमी में ना कई बार जो टर्म्स होते हैं उसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे यहाँ पे बात हो रही है 2024 की, तो 2024 में हम लोग बात कर रहे हैं क्वार्टर 2 की। सर ये क्वार्टर 2 क्या है ये बताइए। अब जैसे यहाँ पर क्वार्टर की बात करते हैं तो हर 3-3 महीनों का यहाँ पर एक क्वार्टर होता है, तो एक साल में यहाँ पर आपके 4 क्वार्टर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब जैसे फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक यहाँ पे पूरा का पूरा जो ईयर है वो चलता है। अब इसमें दोस्तों क्वार्टर्स की जब बात होती है 2024 की, तो जो यहाँ पे 2024 वाला फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू कब से हुआ? 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2024 से। तो अप्रैल, मई और जून, ये जो 3 महीने हैं ये आपको हो गया फर्स्ट क्वार्टर। उसके अलावा जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये जो बाकी 3 महीने हो गए ये हो गया आपका सेकेंड क्वार्टर। तो हम लोग अभी क्वार्टर 2 यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करें, अक्टूबर का महीना तो चल ही रहा है ना, 2024 का ये तीसरा क्वार्टर चल रहा है ना। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी इन 3 महीनों की बात कर रहे हैं। इन 3 महीनों में जो गवर्नमेंट का कैपेक्स है, कैपेक्स मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जो कैपेक्स है दोस्तों वो अब की बार यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नजर आया है, वो रिकवर होता हुआ नजर आया है। और बोला यह जा रहा है कि जो गवर्नमेंट का कैपेक्स यहाँ पे रिकवर हुआ है इसमें कई सारे जो नए नए प्रोजेक्ट्स का इन्वेस्टमेंट है वो देखने को मिला है। और नए नए प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट अब की बार 42.5% से बढ़ा है। पिछले साल के कंपैरिजन में भी यहाँ पे आप देख पाएंगे तो लगातार इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। अब इन्वेस्टमेंट में कहाँ से कितना कितना इन्वेस्टमेंट आया है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो जो हमारा क्वार्टर 1 था यानी अप्रैल, मई, जून की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो उस समय पर जो हमारा कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा लोवेस्ट लेवल पे था। लेकिन करंट समय पर अगर हम देखेंगे तो ये इंक्रीज़ होकर लगभग 9.21 लाख करोड़ के आसपास जा चुका है, ऐसा यहाँ पे नंबर्स में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ है, बस इतनी सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो क्या है? आपका कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये बेसिकली वो फंड्स होते हैं जो सरकार अलोकेट करती है। अब सरकार यहाँ पे फंड्स अलोकेट कर रही है किस चीज़ के लिए? कुछ सामान खरीदने के लिए, एक्विजिशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना, कोई या फिर कोई फिजिकल एसेट का इंप्रूवमेंट करना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, बिल्डिंग्स है, मशीनरी, इक्विपमेंट है, इसके लिए जो यहाँ पे फंड्स खर्च जाएंगे वो आपका कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है।
और कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है और इसको ग्रोथ एनहेंसिंग बोलते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, क्या हो रहा है, ये पैसा खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंप्रूव हो रहा है, मशीनरी इक्विपमेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो इससे सब क्या होगा, देश की जो इकॉनमी है वो यहाँ पर बढ़ेगी, इनकम जनरेट होगी, बहुत सारा जो रोज़गार है वो जनरेट होगा भविष्य में। तो ये यहाँ पे कैपेक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो आज के समय पर जो भारतीय सरकार है वो इसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलोकेट करती है, और वो कहाँ से अलोकेट करती है, ये पैसा कहाँ से खर्च करती है, अपने एनुअल बजट से। तो जैसे अब की बार का बजट आ चुका है, लेट आया था क्योंकि 2024 था, लोकसभा के इलेक्शंस थे, तो 2 बार बजट आता है, पता ही सबको। तो अब की बार जो लेटेस्ट वाला बजट है दोस्तों, उसमें एक एनुअल बजट शेयर किया गया है। तो जो एनुअल बजट है उसमें यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि भाई इतना खर्चा हम यहाँ पर करेंगे, अपने एसेट्स पर करेंगे, तो उसी में से ही यहाँ पर ये जो पैसा है वो अलोकेट किया जाता है, ध्यान रखिए, समझ गए। अब वो बजट जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती हैं वो आपको पता ही है। तो ये इंप्रूव हुआ है, ये समझ में आ गया। बाकी जो नए नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों, वो कहाँ कहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, ये आप स्टेट्स में देखेंगे तो महाराष्ट्र अभी भी टॉप पर है इन्वेस्टर के मामले में। महाराष्ट्र की साइड से देश में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा महाराष्ट्र के बाद में गुजरात है। गुजरात यहाँ पे अगर हम लास्ट वाले क्वार्टर में बात करेंगे तो काफ़ी नीचे था, और अभी यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट पे आ चुका है। तो फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात, तीसरा कर्नाटका और चौथा यहाँ पे तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर एज एन इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टर के तौर पर दिखाए जा रहे हैं। और इसमें भी दोस्तों स्पेशली जो हमारे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर तेज़ी से स्टेप अप हुए हैं, इंक्रीज़ हुए हैं, उसको यहाँ पर समझाया गया है। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए कौन कौन सी जगह रही, जैसे मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र ने टॉप लिस्ट में टॉप किया, उसके बाद गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये 4 स्टेट्स आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे इन्वेस्टिंग के मामले में। ठीक, तो इन सब जगह पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इन्वेस्टर्स बढ़े हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो पिछले कुछ समय पर 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा दिया है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। बस इतना कुछ, इसके अलावा ध्यान मत रखिएगा, कैपेक्स के बारे में ध्यान रखिएगा। बस आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर ही रहे थे, तो पेज नंबर 10 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है जहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है दोस्तों, उन्होंने 85,790 करोड़ रुपीज़ जो हमारे इंडियन मार्केट हैं उन इक्विटीज़ में से विड्रॉ कर लिया है, निकाल लिया है अक्टूबर के महीने में। अब ये अच्छी बात है या गलत बात है? तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा अपना खींच रहे हैं वापस। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जो मार्केट है हमारा वो डाउन होता हुआ नजर आएगा। वही सिमिलर सिनेरियो देखने को मिला कि ये जो मार्केट से जो पैसा खींचा गया है, इसकी वजह से जो हमारा निफ्टी 50 है दोस्तों, वो 8% से डाउन होता हुआ नजर आया। निफ्टी 50 मतलब टॉप की, मतलब देश की जो टॉप 50 कंपनीज है, स्पेशली हम उनकी बात करते हैं, निफ्टी 50। सेंसेक्स में हम कितनी कंपनीज़ की बात करते हैं टॉप, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। पहले मैं कई बार बता चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली, उन्होंने पैसा विड्रॉ किया, और बताया ये जा रहा है ये जो विड्रॉमेंट हुआ है ये 1 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में किया गया है। जबकि इससे पहले भी मार्च 2020 वाला वो समय था जब एक बड़ा झटका हमें लगा था, जब यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा का जो अपना पैसा है वो खींच लिया था मार्केट से, यानी कि निकाल लिया था। लेकिन अभी यहाँ पर इससे भी ज़्यादा बड़ा अमाउंट इन्होंने मार्केट से विड्रॉ कर लिया है। रीज़न यहाँ पर यह है, बोला यह जा रहा है क्योंकि चाइना ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवा रहा है, यानी ज़्यादा एट्रैक्टिव स्टॉक वैल्यूएशन दे रहा है, क्योंकि स्टॉक की एक प्रॉपर वैल्यूएशन इनको मिलती है। तो चाइना का स्टॉक मार्केट ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन दे रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। इस वजह से जो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इंडियन मार्केट से ये पैसा निकाला है। अब इतना बात आपको यहाँ पे समझ में आया, लेकिन क्वेश्चन ये है दोस्तों, एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, स्पेशली जब बात आती है इकॉनमी की। आप प्रीवियस ईयर कितने ही पुराने क्वेश्चंस भी देख लो, इकॉनमी में हमेशा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? अब क्योंकि बात हो रही है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की, अगर हमें यही नहीं पता होगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते कौन है, तो मामला ही खत्म, फिर पढ़ने का आर्टिकल का क्या मकसद। चलिए पहले ये बताता हूँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, और ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर से कैसे अलग होते हैं ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों आपके सामने एक फ़ोटो है, इस एक फ़ोटो में सारा काम तमाम हो जाएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे एफडीआई और एफपीआई के बीच में आखिरकार फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है ये कैसे होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, बाहर के जो लोग हैं, बाहर के जो निवेशक हैं, वो हमारे देश में जब निवेश करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफपीआई क्या होता है सर? तो एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर क्या होता है, अगेन जो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो भी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट हमारे स्टॉक मार्केट में करते हैं या जो बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो कहलाता है एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
जो एफडीआई होता है ये बड़ी बड़ी कंपनी में शेयर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब बात होती है एफडीआई की, तो एफडीआई एक एक्टिव इन्वेस्टर होता है, और जो एफपीआई होता है ये पैसिव इन्वेस्टर होता है। इसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार मार्केट में पैसा लगा दिया तो मार्केट के हिसाब से यहाँ पे उसको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन एफडीआई में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, एफपीआई में इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब आप स्टॉक मार्केट वगैरह में जो पैसा है वो बाहर से लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एफडीआई में दोस्तों कंट्रोल आपका बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि आप सीधा कंपनी के अंदर में ही क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक कंपनी में आपका वैल्यू है, एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसलिए यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होता है। जबकि एफपीआई जो होता है इस पर कंट्रोल भी कम होता है इंसान का, और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहलाता है, ध्यान में रखिए। एफिशिएंट की बात करेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्टली यहाँ पर किया गया है, सीधा कंपनी के अंदर स्टेक है उसका, है ना, तो यहाँ पे ये एफिशिएंट भी होता है। लेकिन जो एफपीआई होता है ये कम एफिशिएंट होता है। और स्पेशल बात यहाँ पर यह है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो निवेश होता है ये हमारे देश में फिजिकल एसेट के ऊपर में सीधा निवेश करते हैं। देश का जो फिजिकल एसेट है सीधा कंपनी के अंदर में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक स्टेक ले रहे हैं, कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके कंपनी ही ओपन कर रहे हैं, तो वो हो गया एफडीआई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो एफपीआई होता है ये फॉरेन कंट्री में फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर में इन्वेस्टमेंट करता है, यानी वही स्टॉक मार्केट बॉन्ड्स वगैरह में यहाँ पर ये पैसा लगाते हैं, समझ गए। तो ये हो गया यहाँ पर एफडीआई और एफपीआई के बीच का फ़र्क, इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं, तो एफडीआई क्या होता है समझ गए ना। जब भी इन्वेस्टमेंट कोई बाहर विदेश से आ रहा है और सीधा हमारे बिजनेस के अंदर में वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई। अब एफडीआई के रूट अलग अलग हैं, कई बार गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, कई बार ऑटोमेटिक रूट होता है, ऐसे अलग अलग रूट्स के माध्यम से ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर हम 2022-23 की भी बात करें दोस्तों, तो 2022 और 2023 में भारत के टॉप 5 जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं वो कौन कौन रहे हैं, ध्यान रखिए। पहला है मॉरिशस, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है यूएसए, चौथा है नेदरलैंड और पांचवा है जापान। ये 5 कंट्रीज़ हैं 2022 और 2023 के बीच की, जिन्होंने एफडीआई के तौर पर इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट किया कहाँ पे है, भारत के कौन कौन से सेक्टर हैं 2022-23 के जहाँ पे सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है, तो वो हमारा सर्विस सेक्टर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, ट्रेडिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एफपीआई क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, जहाँ पे बाहर का व्यक्ति क्या करता है, हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। इसकी रेगुलेटरी बॉडी सेबी है ना, सेबी ही हमारे स्टॉक मार्केट को संभालती है। इंडिया में अगर हम स्पेशली बात करेंगे तो जब भी स्टॉक बॉन्ड्स में पैसा लगाया जाएगा बाहर के लोग के थ्रू, तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक। आगे आते हैं, तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों, आप रेडी हैं इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है पीएम मोदी ने अभी यहाँ पर कह सकते हैं एक चेतावनी दी है लोगों को, डिजिटल अरेस्ट से लेकर यहाँ पे बताया है, डिजिटल अरेस्ट के बारे में एक जागरूकता फैलाई है कि डिजिटल अरेस्ट का जो स्कैम है वो फ्रॉडस्टर के माध्यम से लगातार बढ़ता चले जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा। वो यहाँ पर पीएम मोदी ने अपने इस मन की बात की स्पीच के अंदर में बोला है। नाउ एग्जैक्ट मैटर क्या है, आइए थोड़ा और विस्तार से इसको यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो पीएम मोदी ने कल संडे में एक स्पीच के अंदर में ये बात मेंशन की। उसके अलावा ये बोलते हैं कि देखिए फ्रॉडस्टर बढ़ रहे हैं, स्कैम बढ़ रहा है, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस खाली यहाँ पर आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है, साइबर हेल्पलाइन नंबर, जिसका नाम है 1930। इसी साइबर हेल्पलाइन नंबर का यूज़ करके आप अपने आप का जो भी स्कैम हुआ है आपके साथ में उस चीज़ से बच सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट, जिसका नाम है cybercrime.government.in। तो यहाँ पे दोस्तों काम किया जा सकता है, आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो पीएम मोदी यहाँ पर मेंशन करते हैं कि जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं दोस्तों वो लगातार काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिल के यहाँ पे लगातार काम चल रहा है। और पीएम मोदी ने यहाँ पर जो स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे हैं स्पेशली इनके ऊपर जोर दिया है कि आप यहाँ पर क्या करें, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं, जागरूकता फैलाएं कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हैं आखिरकार आज के समय पर स्कैम्स को लेकर, है ना, क्योंकि जागरूकता की कमी है, लोगों को पता नहीं चलता, इस वजह से लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके साथ में स्कैम कर लिया जाता है, तो ये प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो फ्रॉडस्टर होते हैं ये ज़्यादातर फ़ोन या वीडियो कॉल करते हैं और विक्टिम को उसी में फंसाए रखते हैं, अपने आप को एज अ ऑफिशियल दिखाएंगे कि भाई मैं इस बॉडी से हूँ, इस पुलिस में हूँ, यहाँ पे हूँ, आपने एक क्राइम कर दिया है, और आपको फंसा के रखेंगे उसमें ही और आपको बुलवा देंगे या मनवा लेंगे ऐसे ही, और आप यहाँ पे फिर पेमेंट कर देंगे उनको, या सीधा यहाँ पर आपकी डिटेल्स निकाल लेंगे, पर्सनल डिटेल्स, तो उसके बाद यहाँ पर आपके साथ में जो कुछ बुरा है वो किया जा सकता है।
तो इसके अगेंस्ट में जो एक्शन लेने के लिए हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका नाम है नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इस पे यहाँ पर आप चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे हज़ारों वीडियो कॉल आईडीज़ वगैरह हैं जिसको सरकार ने बैन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। कई भी सारे जो फेक सिम कार्ड्स है इसके ऊपर में एक्शन लिया गया है, इसको भी बंद किया गया है। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना, क्योंकि डिजिटाइजेशन इतना तेज़ी से बढ़ चुका है तो इनको रोकना इतना आसान है नहीं। बट एग्जाम में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर ये डिजिटल अरेस्ट एग्जैक्टली होता क्या है, डिजिटल अरेस्ट एग्जैक्टली काम कैसे करता है ये पता होना चाहिए। ये जो टर्म है ये न्यूज़ में बनी हुई है तो सवाल बन सकता है। चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ नोट्स, कुछ डिटेल्स और विस्तार से बता देता हूँ। तो दोस्तों जब बात आती है यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट स्कैम की तो इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। जो स्कैमर्स होते हैं ना यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कैम में, वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो अलग अलग सरकारी एजेंसी से बिलोंग करते हैं, या वो पुलिस में भर्ती हैं, या पुलिस से बिलोंग करते हैं, या वो सीबीआई से हैं, या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हैं, या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से बिलोंग करते हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पर अपने आप को वो लोग शो करते हैं। उसके अलावा जिसको भी यहाँ पर कह सकते हैं इन्होंने अटैक किया है या जिसको भी यहाँ पर पकड़ा है, जो स्पेशली पीड़ित है इस पूरे केस के अंदर में, है ना, उसको ये दिखाते हैं कि भाई आप इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, आपने यहाँ पर कुछ ऐसा गलत काम कर लिया है, आपके पास में फेक पासपोर्ट है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखा देंगे, उसको क्रिमिनल साबित कर देंगे। और क्रिमिनल साबित करने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, अगर वो ऐसे भी नहीं मानेगा तो सीधा उसको यहाँ पर बोलेंगे कि भाई आपके इस चाहने वाले का एक्सीडेंट हो गया है ना, या वो चाहने वाला यहाँ पुलिस में केस में पकड़ा गया है, ऐसा कुछ यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो आपको इस तरीके से बहका लिया जाएगा कि आपसे बहुत सारा जो पैसा है वो निकाल लिया जाए इस केस को रिजॉल्व करने के लिए, है ना। और कई बार क्या होता है, कुछ विक्टिम्स इसमें फंस जाते हैं। अब वो फंस जाते हैं तो इस वजह से इसको हम लोग कई बार डिजिटल अरेस्ट बोल देते हैं। डिजिटल अरेस्ट इसलिए भी बोल देते हैं कि भाई ऐसा दिखाने के बाद में एक इंसान घबरा जाता है कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं है, तो ऐसा क्या है कि यहाँ सामने पुलिस वाला खड़ा है, अपनी फेक आईडी ये सब कुछ दिखा रहा है वीडियो कॉल के माध्यम से, तो आप डर जाओगे कि हाँ यार वाकई में रियल कॉल है। तो आपको वो वीडियो कॉल पे ये ऐसे रोके रखेगा, है ना, जब तक यहाँ पर उसकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती तब तक वो ऐसी वीडियो कॉल पे आपको बनाए रखेगा, कहेगा हटना मत वरना पेनल्टी लग जाएगी, अभी घर पे आ जाएगी पुलिस, ये वो ऐसा कुछ यहाँ पे कर दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर क्या होगा, आप मजबूरन घबरा कर वो जो पैसा है वो पेमेंट कर देते हैं, या फिर जो वीडियो कॉल है उस पर बने रहते हैं लंबे समय तक। इसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। समझ गए। अब यहीं पर क्या होता है, पैसों की बहुत सारी जो डिमांड है वो इंसान करता है। वो यहाँ पर बोलता है कि देखो ये सब गलत गलत दिखाने के बाद में, एक नकली केस बनाने के बाद में वो सब पैसा डिमांड करेगा, और आप यहाँ पे पैसा जैसे ही पेमेंट करेंगे वैसे ही यहाँ पर सब मामला संभल जाएगा, या उसके बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा, या ऐसा कुछ आपको बाद में पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये कौन सा कॉन्टैक्ट था, मैंने कौन सा क्राइम किया है। ऐसा सब कुछ यहाँ पे नजर आता है ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो स्कैम है इनसे कैसे लड़ा जा सकता है, इसको लेकर कोई कदम वगैरह हमने उठाए हैं या नहीं उठाए। तो दोस्तों यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले I4C नाम का ये कोऑर्डिनेशन सेंटर तैयार किया गया है। इस कोऑर्डिनेशन सेंटर ने ऐसे 1000 से ज़्यादा जो स्काइप के अकाउंट्स है उसको ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्काइप पे अकाउंट्स हैं या व्हाट्सएप पे अकाउंट हैं जहाँ से ये फेक कॉल्स आती हैं। तो इसमें ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन, डिजिटल अरेस्ट ये सब कुछ यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे कई सारे फेक अकाउंट्स को बैन किया गया है, ब्लॉक किया गया है। उसके अलावा कई सारे नकली सिम कार्ड्स हो गए, मोबाइल डिवाइसेस हो गए, इनके भी यहाँ पर दोस्तों ब्लॉक किया गया है। फिर उसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो आज के समय पर इन स्कैम्स के ऊपर में अच्छी तरीके से कड़ी नज़र गड़ाकर बैठी है कि भाई कहाँ कहाँ से ये जो स्कैम है वो हो रहे हैं, है ना, ताकि यहाँ पर ये पूरे नेटवर्क को पकड़ा जा सके। इतना ही नहीं, जो I4C है दोस्तों, इन्होंने कई सारे अलर्ट्स को भी इशू किया है कि भाई ऐसे जो फ्रॉड्स है होते रहेंगे तो प्लीज़ आप सतर्क रहें, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें किसी के साथ में, ठीक है, पहले इन चीज़ को कंफर्म कर लें सभी जगह पर। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है ना। क्वेश्चन यह है कि हमने बार बार I4C का जिक्र किया और इस आर्टिकल में भी कई सारी जगह पर I4C की बात हो रही है। तो I4C क्या है, यह है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इस बेसिक बात को दोस्तों ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो I4C है दोस्तों, इसको एस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू। अब इसका काम क्या है, इसका मेन काम यही है कि जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उसको यहाँ पे रोकने का पूरी तरह से वर्क करना। तो न्यू दिल्ली के अंदर में अगर हम देखेंगे तो एक बड़ा फ्रेमवर्क इनका देखने को मिल जाता है, और ये साइबर क्राइम्स को लेकर डील करते हैं, जितने भी यहाँ पर ये साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं इसको लेकर डील करते हैं। I4C यहाँ पे दोस्तों काम करता है एक इंपॉर्टेंट बॉडी के तौर पर, जो हमारे देश में साइबर क्राइम को रोकने के ऊपर में फोकस कर रहा है। इसका मेन पर्पज़ है कि साइबर लॉज लेकर आए जाएँ, ऐसे बहुत सारे नियम लेकर आए जाएँ। कोई नियम है तो उसमें लगातार बदलाव किए जाएँ, ताकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हम बढ़ा रहे हैं या डिजिटाइजेशन हो रहा है तो उसी तरीके से यहाँ पर साइबर फ्रॉड्स को भी कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये बेसिक फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। चलिए
अगली खबर पर आते हैं। अब अगली खबर भी इसी से रिलेटेड है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पर हैंड टू हैंड मैं आपको समझा देता हूँ। हुआ यह है कि क्योंकि बार बार डिजिटल अरेस्ट की बात हो रही है, साइबर क्राइम की बात हो रही है, साइबर फ्रॉड की बात हो रही है, तो यहीं पर एक बॉडी आती है, इंपॉर्टेंट बॉडी, जिसका नाम है CERTIN, सर्ट इन। इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, ध्यान में रखिएगा। तो संडे में इन्होंने कई सारे तरीके ऐसे शेयर किए हैं कि भाई जहाँ पे ऑनलाइन स्कैम आपके साथ में हो सकता है, आपको डिजिटल अरेस्ट करके रखा जा सकता है वीडियो कॉल पे, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे बचना है। बस खाली वो व्यक्ति आपसे पैसा चुराने की कोशिश कर रहा है, आपका डेटा निकालने की कोशिश कर रहा है, आपको किसी भी हाल में अपना डेटा, पर्सनल डेटा उसके साथ में शेयर नहीं करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर गवर्नमेंट की साइड से अगर कोई ऐसा होगा तो गवर्नमेंट ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के लिए व्हाट्सअप वगैरह ये सब यूज़ नहीं करती है, तो आप इसको लेकर सतर्क रहें। ये सब यहाँ पर कुछ नए एडवाइजरी, कुछ ऐसे नई सलाह जारी करी गई हैं CERTIN की साइड से। तो एग्ज़ाम के लिए दोस्तों CERTIN भी चर्चाओं में है। लेकिन अभी मैं आपको CERTIN के बारे में पढ़ाऊँ उससे पहले साइबर फ्रॉड को लेकर और भी 2-4 बेसिक बातें जान लो कि भाई जो ये साइबर फ्रॉड हो रहा है या फिर जो साइबर क्राइम हो रहा है, इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले अपने जितने भी यहाँ पर दोस्तों प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, जो आपका अकाउंट वगैरह है, उस पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करके रखें ताकि किसी को किसी प्रकार का कोई एक्सेस ही ना मिल पाए। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन हर चीज़ में ऐड करके रख सकते हैं, है ना। आप अकाउंट में दूसरा वेरिफिकेशन के स्टेप आजकल आ चुके हैं, हर एक अकाउंट में होते हैं, तो एक वेरिफिकेशन के बाद दूसरा वेरिफिकेशन भी ऐड रखें, जिससे कि आपका अकाउंट और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें, क्योंकि नए नए वर्जन्स में क्या होता है, साइबर क्राइम से बचने के लिए हर एक एंटीवायरस वगैरह जो जैसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो आप अपने सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करेंगे तो बचे रहेंगे। उसके अलावा कह सकते हैं कोई भी आपके पास में उल्टा सीधा लिंक आता है, ईमेल आता है, तो उससे बच के रहें। अगर आप कोई उल्टा सीधा फ्रॉड लिंक है उस पर क्लिक कर देंगे तो उससे भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है दूसरे के साइड से, या दूसरा व्यक्ति यहाँ पे कोई प्रकार का मॉलवेयर अटैक कर सकता है आपके डिवाइस में। अब अपने वाईफाई का जो पासवर्ड है उसको स्ट्रॉन्ग करके रखें, है ना। तो एक अच्छा पासवर्ड होगा वाईफाई का तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार वाईफाई के कनेक्शंस को कनेक्ट करने के बाद में भी आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपने पास में हमेशा से यूज़ करते रहें, ताकि यहाँ पे आपके डिवाइस के अंदर से जितने भी वायरस है उसको वो हटा के रखें। अब अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को लेकर यहाँ पर मास्टर हो जाएं। ऑनलाइन अकाउंट्स में प्राइवेसी सेटिंग्स को लेकर सबसे ज़्यादा चीज़ें आज के समय पर अवेलेबल हैं, तो हर एक चीज़ सीखनी ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली आप सीख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, बाकी अपने पेरेंट्स को उसके बारे में बता सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अपना जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, रेगुलरली उसका एक बैकअप बना के रखें कि हाँ ये डेटा मेरा इस जगह पर भी प्रेजेंट है। कोई साइबर अटैक का केस होता है, कोई डिवाइस फेलियर हो जाता है, तो आपका जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा सेफ रहेगा, तो इसलिए बैकअप डेटा भी यहाँ पर आपके पास में होना ज़रूरी है। तो साइबर क्राइम को लेकर ये प्रिवेंशन स्टेप्स आपके पास में है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हमें बात करनी थी अपने सर्ट इन के बारे में। ये क्या है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोडल एजेंसी है जिसका मेन काम क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी को बना के रखना। उसके अलावा ये जो बॉडी है, ध्यान रखिए कौन से मंत्रालय के अंदर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडियन साइबर स्पेस को सिक्योर करके रखना। सर्टिन नाम की जो बॉडी है ये जनवरी 2004 से ही लगातार काम कर रही है। मेन काम आपको पता चल चुका है, साइबर सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड करवाना। इवन जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2008 वाला दोस्तों, इस पर्टिकुलर एक्ट ने भी सर्ट इन नाम की जो बॉडी है इसको यहाँ पर एक नोडल एजेंसी का कह सकते हैं कि रूप दिया है कि भाई एक इंपॉर्टेंट एजेंसी की तरह आप काम करेंगे, भारत में साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे। कोई हैकिंग वगैरह का इशू है तो उसमें आप यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कैसे करेंगे, साइबर इंसिडेंट जितने भी हो रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन डेटा इकट्ठा कीजिए, कलेक्शन कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि भाई कहाँ पर क्या क्या कमियाँ हो रही हैं। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट्स है उसका फोरकास्ट करना, उसको लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी करना। एमरजेंसी जो मेजर्स है दोस्तों यहाँ पर वो लेकर चलना, है ना। जो भी मेजर्स होते हैं जहाँ पे हम साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के लेकर जितने भी इंसिडेंट है दोस्तों वहाँ पे मिलकर कोऑपरेट करके वर्क करना ये ज़रूरी है। कुछ गाइडलाइंस एडवाइजरीज वगैरह जारी करना, जो एडवाइजरी अभी रिसेंटली सर्ट इन ने यहाँ पर रिलीज़ किया है। तो कौन से मिनिस्ट्री वगैरह के अंदर में आता है, ये बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन सकता है। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। जो अगली खबर है यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया टू प्रोक्योर 15 मोर C295 एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस। भारत जो है 15 और बहुत सारे C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने वाला है एयरबस से। इसको लेकर यहाँ पर यह पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल रिसेंटली पब्लिश किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो एक वर्ड यूज़ किया गया है मोर। मोर मतलब यहाँ पर मोर मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि और भी यहाँ पे हम खरीदने वाले हैं। इससे पहले
हम लोगों ने 56 ऐसे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है दोस्तों, इसको लेकर ऑलरेडी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ना। तो हम लोग यहाँ पे अभी फोकस कर रहे हैं कि 15 और इसको परचेज़ किया जाए, 15 और खरीदे जाएँ, जिससे हमारी जो इंडियन एयरफोर्स उनको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। तो C-295 जो एयरक्राफ्ट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही ह्यूज साइज़ का एयरक्राफ्ट आपको ये देखने को मिलेगा। तो करंट समय पर बोला जा रहा है 15 और भारत परचेज़ करने वाला है, लेकिन परचेज़ कैसे किया जाएगा, इसमें से 15 में से ध्यान रखिएगा, 15 में से जो 12 होंगे इसको तो भारत में बनाया जाएगा। बनाएगा कौन, तो उसके लिए बॉडी है TASL, दैट इज़ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। जबकि यहाँ पर बचे कुचे जो 3 हैं दोस्तों, वो यहाँ पे कह सकते हैं डायरेक्टली हम लोग परचेज़ करने वाले हैं। तो 15 में से 3 डायरेक्टली आ जाएंगे और बाकी यहाँ पे 12 को भारत में ही बनाया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और आज इसको लेकर काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सेंचेस, ये दोनों मिलकर टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने वाले हैं गुजरात के अंदर में, जहां पे C-295 एयरक्राफ्ट्स को बनाया जाने वाला है। ये जो फैसिलिटी होने वाली है, ये पहली प्राइवेट सेक्टर फाइनल फैसिलिटी होने वाली है जहां पे हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं भारत के अंदर में। इसमें क्या होगा, हम अपना फुल डेवलपमेंट करेंगे, एक कंप्लीट इकोसिस्टम मिलेगा जहां पे इन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा, असेंबल भी किया जाएगा, टेस्ट भी किया जाएगा और बाकी सब डिलीवरी वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह सारा काम इंडिया में ही यहाँ पर होने वाला है। अपने आप में एक कह सकते हैं एक बेटर इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। और बोला जा रहा है कि इन 15 एयरक्राफ्ट में जो लगातार काम चलेगा, इसमें से बहुत सारा कंटेंट इंडिजीनियस कंटेंट होगा, यानी कि भारत अपने देश का सामान इस्तेमाल करने वाला है। इंडिजनाइजेशन का जो लेवल यहाँ पे रखा गया है वो रखा गया है 78%, यानी जितने भी एयरक्राफ्ट्स हम लोग बनाएंगे उसमें 78% जो है दोस्तों वो भारत का ही सामान इस्तेमाल होने वाला है। वो इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद और क्या क्या बोला गया है, ये जो 15 एयरक्राफ्ट यहाँ पर होंगे, ये हमारी मैरीटाइम यानी कि स्पेशली अगर हम देखेंगे समुद्र के स्तर के लिए या हमारी नेवी, एयरफोर्स, सभी के लिए यहाँ पर एक रेलिवेंट होने वाला है। और इसको लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी 21,935 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एयरबस के साथ में। उसके अलावा स्पेन की कंपनी है डिफेंस एंड स्पेस, इसके साथ में। और ये कॉन्ट्रैक्ट हमने साल 2021 में साइन किया गया था। आप कहोगे 2021 में साइन किया था, हाँ, तो मैंने आपको इसलिए बताया था, मोर जो वर्ड है ना, याद रखो 2001, क्योंकि मोर वर्ड इसलिए बोला जा रहा है कि मोर का मतलब है कि भाई अभी तो 15 एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर 56 एयरक्राफ्ट को लेकर ऑलरेडी हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था 2021 में, समझ गए। अब क्लियर हो गया। इसमें से यहाँ पर दोस्तों अलग अलग तरीके से 16 जो हैं यहाँ पर सीधा स्पेन से खरीदे जाएंगे, बाकी 40 भारत में बनाए जाएंगे और अभी काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है इसको तैयार करने में। तो वो इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो एग्जाम के लिए ध्यान रखेंगे C-295 एयरक्राफ्ट के बारे में। उसके अलावा अगर कुछ पढ़ना है और कुछ बेसिक डिटेल्स, तो वो ये चीज़ें पढ़नी हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पर नीचे देखो, समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात कर रहे हैं C-295 एयरक्राफ्ट के बारे में। तो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो ह्यूज मात्रा में सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, हमारे जवानों को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, कहीं ले जाना है तो उनको इधर से उधर पहुँचा सकता है। पता है इसकी कैपेसिटी कितनी है? 5 से लेकर 10 टन तक की कैपेसिटी इसकी देखने को मिलती है। सारी नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, ये रिलायबल है, इस पर विश्वास किया जा सकता है ना। उसके अलावा हर एक कंडीशन में ये आराम से चल सकता है। फीचर्स की बात करेंगे तो इस एयरक्राफ्ट का जो एंड्योरेंस है लगभग 11 घंटे तक यहाँ पर ये उड़ सकता है। इसके मल्टी रोल ऑपरेशंस आपको देखने को मिलेंगे, कैसा ही वेदर क्यों ना हो, कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, चाहे मौसम ख़राब हो, बरसात हो या कैसा भी मौसम हो, आराम से यहाँ पर ये अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकेगा। इसको चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कोई रेगिस्तान वाला रीजन हो, चाहे समुद्र के ऊपर ही क्यों ना उड़ाना हो, आराम से हम इसको उड़ा सकते हैं। तो ये दोस्तों इसकी कैपेसिटी है। उसके अलावा पैरा ड्रॉपिंग्स करा जा सकता है, यहाँ से जो सोल्जर्स हैं उनको उतारा जा सकता है, सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, सामान को इधर से उधर ले जाया जा सकता है ना। ये इसका एक स्पेशल फीचर देखने को मिलेगा। अब ये जो हम लोगों ने C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया है, सर ये करेगा क्या? ये ऑब्वियस सी बात है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की मदद करेगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास में क्या कोई ऐसा एयरक्राफ्ट है? नहीं, क्या है? आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं एवरो 748 प्लेन्स को। तो ये वाला जो प्लेन है हो चुका है बहुत पुराना। ये प्लेन दोस्तों ब्रिटिश ओरिजिन के समय का है, 2 इंजन वाला टर्बोप्रॉप। अब क्या है, हमें यहाँ पर ये पुराना प्लेन इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पुराना हो चुका है, सेफ्टी इश्यूज़ हैं। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, ये C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। और इसको लेकर क्या क्या काम हो रहा है मैं आपको बता ही चुका हूँ। इंडिया में यहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ डेवलप की जा रही हैं। इंडिया ने स्पेन के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है और ये इंडिया में ही बनाए जाएंगे, समझ गए। चलिए एक बार यहाँ पे फ़ोटो तो देख लें कि भाई दिखता कैसे है C-295
ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये जो फ़ोटो है बहुत छोटा सा है, मैं आपको रियल फ़ोटो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है वो C-295 एयरक्राफ्ट, यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ बेसिक डेटा है जिसका मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर दिया है। इसकी पेलोड कैपेसिटी यहाँ पे बता दिया है, 71 लोगों को यहाँ पर एक साथ लेकर चल सकता है ना। मैक्सिमम स्पीड इसकी 260 नॉट्स के आसपास है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की कैपेसिटी इसमें देखने को मिलेगी। उसके बाद ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है, 30,000 की फीट तक की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। तो वो कुछ डिटेल्स हैं, इसको भी मैं PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी। आगे आते हैं। अब दोस्तों जो हमारा एडिटोरियल वाला पेज है ना, एडिटोरियल वाले पेज में जो ओपिनियन वाला पेज है उस पर जस्ट नीचे एक और आर्टिकल प्रेजेंट है। ये हमारा डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट भी द हिंदू न्यूज़पेपर में एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। जब जब इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आएगा तब मैं एनालाइज करता हूँ, मतलब ज़्यादा काम का नहीं होता, आज काम का है। डेटा पॉइंट में बताया जा रहा है कि 2024 के अंदर में जो साइबर फ्रॉड है हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में, वो लगातार इंक्रीज़ होते हुए नजर आए हैं। जब बात करते हैं साइबर फ्रॉड बैंकिंग ट्रांजैक्शन, मतलब लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर दिए गए, है ना, उनका पर्सनल डेटा निकाल के, उसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चार्ट दिए गए हैं, चार्ट 1A B ऐसे करके कुछ चार्ट दिए गए हैं। चार्ट ये सुनिए, पहला वाला चार्ट ये दिखाता है कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं साइबर फ्रॉड के, वो साल ब साल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में इंक्रीज हुए हैं, लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर दिए गए। और पता है ये केसेस कितने बड़े हैं? यहाँ पे केसेस की बात हो रही है, 2019-20 में तो केवल 73,000 केसेस थे। ये बढ़ते बढ़ते 2023-24 में लगभग 2,92,800 के आसपास साइबर फ्रॉड के केसेस हो गए। इतना ही नहीं, उसके अलावा यहाँ पे जो लोगों का लॉस हुआ है साइबर फ्रॉड की वजह से, वो करोड़ों में हुआ है। बैंक अकाउंट जो खाली हुए हैं लोगों के, वो करोड़ों में यहाँ पे घाटा हुआ है। यहाँ पे बोला जा रहा है 2019-20 में साइबर फ्रॉड की वजह से 244 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन 2023-24 में यही 2,054 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, मैसिव अमाउंट है। इतना ही नहीं, फिर चार्ट नंबर 2 ये बताता है कि जो स्टेट वाइज शेयर है, ज़रा इसको देखिए। यहाँ पर साइबर फ्रॉड के जो केसेस हैं 2022-23 में, वो लगातार यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आए। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा तमिलनाडु, देन दिल्ली, हरियाणा, यूपी, है ना, ऐसे कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद जो चार्ट नंबर 3 है, ये और ज़्यादा डराने वाला है। चार्ट नंबर 3 ये दिखाता है कि जो नंबर ऑफ साइबर फ्रॉड के केसेस हैं बैंक के अंदर में, क्या ये पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में नजर आए? दोनों ही बैंक्स में देखने को मिले हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में साइबर फ्रॉड के केसेस सबसे ज़्यादा हैं 2023 में, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक में भी हैं लेकिन कम है। उसके अलावा लॉसेस की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में करोड़ रुपए का, 1500 से ज़्यादा करोड़ रुपए का 2023-24 में लॉस हो चुका है, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक में भी यहाँ पर लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन मिनिमम है। तो साइबर फ्रॉड्स यहाँ पर होते हैं इस तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। ये बात यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। बाकी साइबर फ्रॉड से बच कैसे सकते हैं, इसके प्रिवेंशन टिप्स वगैरह मैंने आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। अब देखिए, ये अटैक कई तरीके से यहाँ पर किए जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं मालवेयर अटैक। मालवेयर का एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो आपके डिवाइस के अंदर में डाल दिया जाता है, फिर उससे इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। इसमें आपका वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर, ऐसे कई सारे यहाँ पर आपने देखे होंगे। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब यहाँ पर प्रकार। जैसे स्पाईवेयर की बात करेंगे तो उसमें पेगासस का नाम सुना होगा। पेगासस जासूसी करने वाला स्पाईवेयर है ना। उसके अलावा यहाँ पर रूटकेट, बॉटनेट, ऐसे बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे मालवेयर्स आपको नजर आएंगे। टाइप्स ऑफ मालवेयर हैं, अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से अलग अलग डिवाइसेस को हैक किया जाता है। बाकी आप लोग एक चार्ट ये भी देख सकते हैं, इस चार्ट में मेंशन किया है कि इंडिया में साइबर क्राइम के केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। भारत इवन यहाँ पे साइबर क्राइम का हॉट स्पॉट बन चुका है। मतलब हॉट स्पॉट भारत में कई सारी जगह देखने को मिलेंगे। इवन यहाँ पे बताया जा रहा है 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे 80% साइबर क्राइम के केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें भरतपुर डोमिनेट करता है। उसके अलावा यहाँ पे मथुरा है, नूह है, देवघर है, देन जमतारा है। जमतारा का केस तो आपको पता ही होगा। गुड़गांव है, अलवर है, बोकारो है, करमातंद है। देन उसके बाद में ये कौन सी जगह है, गिरिधि करके यहाँ पे नाम है, मतलब स्पेलिंग से लिखी नहीं है, या प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा, यानी देश के 80% साइबर क्राइम के केसेस यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हॉटस्पॉट रीजन्स माने जाते हैं। और आज के समय पर सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंट साइबर क्राइम्स आपको नज़र आएंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड ही हो रहा है लोगों के साथ में। उनके अकाउंट वगैरह खाली कर दिए जाते हैं। तो 77.4% फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहा है लोगों के साथ में। बाकी यहाँ पर ऑनलाइन गैम्बलिंग के माध्यम से भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी क्राइम, साइबर टेररिज्म, ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग, रैंसमवेयर या दूसरे और साइबर क्राइम्स भी लोगों के साथ में हो रहे हैं। हैकिंग करना, उनके कंप्यूटर को डैमेज कर देना, ऑनलाइन सोशल मीडिया से रिलेटेड क्राइम्स, ये सब प्रकार के अलग अलग तरीके से यहाँ पर साइबर क्राइम्स हो रहे हैं देश में, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है,
ना दोस्तों चलिए अब आते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर में। आज एडिटोरियल लगभग सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल है, यहाँ पर आप देख पाएंगे जिसमें बात हो रही है सस्टेनेबिलिटी साइंस फॉर एफएमसीजी को लेकर यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। अब दोस्तों क्या क्या बात हो रही है, ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं आज के समय पर कॉस्मेटिक्स की या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमारा साबुन भी है ना, जिसको हम यूज़ करते हैं, तो वो सब एफएमसीजी में आते हैं। एफएमसीजी क्या होता है? ये है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत का जो नया पीपीपी इनिशिएटिव है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव, जो आपको देखने को मिलेगा, और स्पेशली यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट बॉडी हमने बनाई है जिसका नाम है ANRF, दैट इज़ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इस बॉडी को यहाँ पे बनाया गया है ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। फिर हाल ही में एक नई पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है जिसका नाम है बायो E3 पॉलिसी। बायो E3 का मतलब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। इसका मेन पर्पज़ क्या है? जो अकेडमी और इंडस्ट्री के बीच की पार्टनरशिप है, इसको यहाँ पे और ज़्यादा मजबूत करना। अब दोस्तों बायो E3 पॉलिसी में मेन मकसद हमारा ये भी है कि आज हम लोग क्लाइमेट चेंज से लड़ने की बात कर रहे हैं, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इससे बचने की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना, और स्पेशली यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएँ, इन सब चीज़ों की बात हो रही है। लेकिन राइटर ये बोलते हैं कि कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से आज सुधार नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात हो रही है सोप की, तो साबुन हर कोई व्यक्ति यूज़ करता है, लेकिन साबुन सर बन कैसे रहा है ये सुनिए। साबुन में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का यूज़ किया जाता है। पाम ऑयल समझ रहे हैं आप? तो दोस्तों यहाँ पर जो पाम के पेड़ होते हैं, पाम की ट्री होती है, उस पर इस तरीके के यहाँ पर ये फ्रूट्स होते हैं, इसी से यहाँ पर तेल निकाला जाता है जिसको बोलते हैं पाम ऑयल। आज के समय पर पाम ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। तो हमारी जो सोप इंडस्ट्री है, जो साबुन की इंडस्ट्री है, ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। सर जो साबुन बनाया जा रहा है आज के समय पर, इससे तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। इससे तो यहाँ पे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो पेड़ पौधे हैं, इसको लगातार काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो साबुन की मैन्युफैक्चरिंग होती है ये हैविली डिपेंड करती है पाम ऑयल के ऊपर में। पाम ऑयल जिसके बारे में अभी हमने फ़ोटो देखा, और आपको पता है कि 90% जो पाम का प्लांटेशन होता है, यानी ये जो पेड़ लगाए जाते हैं, ये ज़्यादातर बोर्नियो, सुमात्रा या मलय पेनिनसुला में उगाए जाते हैं। और माना जाता है ये जो सारी की सारी जगह है ना, ये बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव प्रोडक्शन करती हैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है इंडोनेशिया, मलेशिया की। अब यही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं आज के देश का। लगभग 90% पाम जो है, पाम ऑयल इन्हीं देश में बनाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सर पाम ऑयल को उगाने के लिए या पाम पेड़ को लगाने के लिए ये जंगलों को काट रहे हैं, जंगलों की कटाई हो रही है। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है, उनको साफ़ कर दे रहे हैं, और साफ़ करने के बाद में मोनोकल्चर जैसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, और उन सब एरिया में केवल और केवल पाम के पेड़ लगा रहे हैं ताकि पाम ऑयल का प्रोडक्शन किया जा सके। क्योंकि डिमांड ही इतनी है, लोग डिमांड इतनी ज़्यादा कर रहे हैं। आज भारत भी बहुत सारा पाम ऑयल परचेज़ करता है। आज हम मैक्सिमम पाम ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया से परचेज़ करते हैं, और आज इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है, साबुन में इस्तेमाल हो रहा है। तो राइटर बोलते हैं भाई यहाँ पे हमें कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप पाम ऑयल की डिमांड को बढ़ा रहे हैं, और पाम ऑयल की डिमांड को बढ़ाने के पीछे जो प्रॉब्लम्स फैल रही हैं उसको ध्यान में रखिए। क्या हो रहा है? जंगल की कटाई कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, केवल पाम को ग्रो किया जा रहा है, और उससे भी यहाँ पर ऑयल को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इससे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, पेड़ पौधे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे कई सारे और भी जानवर हैं जो जंगलों में रहना पसंद करते हैं, मतलब जंगलों में रहते हैं, तो वो सब कहाँ जाएंगे? तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है आज के समय पर। और एक साल में बहुत जंगल काटे जा रहे हैं अच्छे मात्रा में पाम ऑयल को प्रोड्यूस करने के लिए। इवन यहाँ पे बोला ये जा रहा है क्योंकि इसकी डिमांड इतनी है, दुनिया भर में जो साल में वेजिटेबल ऑयल की डिमांड होती है, आप इमेजिन कीजिए दुनिया की 40% डिमांड जो है ना, जो भी ऑयल की डिमांड होती है, उसमें 40% पाम ऑयल पूरा कर रहा है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जहाँ पे तेज़ी से जो पाम ऑयल का कंजम्पशन है दोस्तों, वो यहाँ पर बढ़ चुका है, पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है। लेकिन राइटर ये बात करते हैं कि जो भी हमारे ये FMCG प्रोडक्ट हैं, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, जिसमें साबुन वगैरह सब कुछ है, भाई साबुन में सबसे ज़्यादा चीज़ें पाम ऑयल का ही यूज़ हो रहा है, और आज दुनिया इस्तेमाल कर रही है, तो पाम ऑयल को और प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमें अभी से ही कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जहाँ पे हम पाम ऑयल के उपयोग को कम करना शुरू कर दें। पाम ऑयल की डिमांड ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी, जिससे यहाँ पर हमारा एनवायरमेंट बर्बाद नहीं होगा, इतनी बुरी तरह से जंगल को काटा नहीं जाएगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पर राइटर ने एक्सप्लेन किया है कि जब हम लोग बात करते हैं साबुन की, तो आज के समय पर साबुन में पाम ऑयल का जो इस्तेमाल होता है, क्योंकि पाम ऑयल प्राइमरी सोर्स है फैटी एसिड का,
तो फैटी एसिड की वजह से यहाँ पर हम इसका सोप में यूज़ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स ये हैं कि भाई नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, नए इनोवेशंस हो चुके हैं, नई नई चीज़ें हमारे पास में प्रेजेंट हैं। तो पाम ऑयल के बिना भी सोप को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। राइटर ये बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर फैटी चीज़ ज़्यादातर मैटर करती है, इसके लिए यहाँ पे कह सकते हैं हम दूसरे लोकल प्लांट जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, बायो बेस्ड मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांट बेस्ड जो पॉलीसैकेराइड होता है इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे भी यहाँ पर जो हार्ड सोप है वो बनाया जा सकता है। इवन इसके दूसरे बेनिफिट्स मिलेंगे। जो सोप है वो ज़्यादा और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जर्म से बचाएगा, है ना, हमारे जर्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, स्किन की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। तो सर आप पाम ऑयल का ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? हमें यहाँ पर गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, इन सब के सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि पाम ऑयल का जो उपयोग है इन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर में इसको कम किया जा सके। क्योंकि पाम ऑयल का जो यूज़ है इसको हमें अपने साबुन में कम करना होगा। इसके लिए यहाँ पे सरकार सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि आज एक मिथ जो क्रिएट हुआ है कंपनीज़ की साइड से कि पाम ऑयल के बिना साबुन नहीं बनेगा, ये गलत है। अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, फॉरेस्ट को बचाना है, तो इस पाम ऑयल के उपयोग को कम करना होगा। वो यहाँ पे राइटर एक्सप्लेन करती हैं ना। वो एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों कई सारे बेसिक फैक्ट्स हैं जिसको प्लीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। वो फैक्ट्स क्या है? पाम ऑयल के बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको यहाँ पे दोस्तों ध्यान में रखिएगा। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं ये सुनिए। पाम ऑयल एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जिसको हम यहाँ पे खा सकते हैं। जो किससे मिलता है? जो पाम ट्री होता है उसमें रेडिश कलर का एक फ्रूट होता है, उसी से हमें पाम ऑयल मिलता है। अब पता है पाम ऑयल के उपयोग बहुत सारे हैं। जैसे हम साबुन वगैरह बना रहे हैं, इसका साथ साथ जो कुकिंग ऑयल है वो बनाया जाता है, कुकिंग ऑयल के लिए यूज़ करते हैं, खाने पकाने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स, प्रोसेस फूड, केक, चॉकलेट, स्प्रेड, सोप, शैम्पू, सब जगह पे यहाँ पर पाम ऑयल का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे पहल शुरू करनी होगी कि इसके यूज़ को कम करें, क्योंकि इवन पाम ऑयल का इस्तेमाल हमने बायोडीजल में भी शुरू कर दिया है। पेट्रोल में यहाँ पर पाम ऑयल को मिला रहे हैं ताकि पेट्रोल की खपत कम हो। तो इसकी वजह से ज़्यादा उगाना पड़ेगा, तो एनवायरनमेंट को हम कह सकते हैं ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा रहे होंगे। तो जब बात आती है प्रोडक्शन की, तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि इंडोनेशिया, मलेशिया दोनों आज के समय पर दुनिया में जितना भी पाम ऑयल का उत्पादन होता है 90% प्रोडक्शन यही दोनों करते हैं। इंडोनेशिया कह सकते हैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाम ऑयल प्रोड्यूस कर चुका है 2021 में 45 मिलियन टन्स के आसपास। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि पाम ऑयल इंडस्ट्री कई सारी समस्याओं से गुजर रही है। क्रिटिसिज्म यह है कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, लेबर प्रैक्टिसेस बहुत सारी होती हैं, लेबर के ऊपर में बहुत सारे कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। अब पाम ऑयल को कई बार यहाँ पे बोला जाता है सस्ता सा तेल है ना, तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि पाम ऑयल आज के समय पर दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला वेजिटेबल ऑयल है। इस वजह से इसका प्रोडक्शन भी हो रहा है, ये यूएस की खुद की रिपोर्ट बताती है। र्यूटर्स ने इवन मेंशन किया है कि पाम ऑयल दुनिया भर की जो सप्लाई चेन है उसका 40% कवर करता है। जैसे आज दुनिया में 4 प्रकार के तेल इस्तेमाल होते हैं, सोयाबीन, रेपसीड, सनफ्लावर ऑयल, इसमें पाम ऑयल भी है। तो ये 4 जो ऑयल हैं इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पाम ऑयल है। समझ रहे हैं? अब इंडिया का स्टेटस क्या है पाम ऑयल के रेफरेंस में, ये सुनिए। इंडिया आज पाम ऑयल के मामले में सबसे बड़ा इंपोर्टर है, ये ध्यान में रखिएगा। भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है ना। और 2021 में भी क्या हुआ, जब ये इंपोर्ट हम कर रहे थे लगातार हम देख पा रहे हैं कि भाई हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादातर बढ़ती चली जा रही है, हम निर्भरता हमारी दूसरे देशों पे इंक्रीज़ हो रही है। तो इसी की वजह से 2021 में इंडिया ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को शुरू किया, और इस मिशन का यही मेन पर्पस था कि हम अपने देश में ऑयल का प्रोडक्शन करेंगे। और यहाँ पे स्पेशली अंडमान निकोबार आइलैंड्स और भी कई सारी जगह को चुना गया है जहाँ पे हम अपने देश में पाम ऑयल प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इंडिया को यहाँ पे अपना जो डाइवर्सिफिकेशन है वो करना होगा, और दूसरी तरफ दुनिया को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि पाम ऑयल का यूज़ जो हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। पाम ऑयल का जितना लिमिटेड यूज़ होगा उतना एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा, अदरवाइज़ एनवायरनमेंट पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। कैसे? डिफॉरेस्टेशन करके। समझ गए? चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं ना। दोस्तों अगला जो एडिटोरियल है हमारे पेज नंबर 6 पे, ये बहुत ही ज़्यादा काम का है। बियॉन्ड इंटॉक्सिकेशन करके यहाँ पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है। क्या बात करी जा रही है ज़रा ये सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर एक बड़ा जजमेंट रिसेंटली आया है। मैं आपको उस पूरे जजमेंट को बहुत डिटेल से एनालाइज करके बताने वाला हूँ। बस खाली ध्यान से हर एक मेरी बात को सुनते चलिएगा, क्योंकि प्रॉपर मैं नोट्स फॉर्म करके भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है? तो मामला यहाँ पर रिसेंटली यह है कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल को लेकर एक केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। ठीक है सर? तो ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल का केस क्या था कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर में अभी तक जो टैक्स लगाने की पावर होती है, यानी कि इसके ऊपर जो टैक्स वगैरह जो लगाएगा वो कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार लगाती थी अभी तक। लेकिन जो आज से 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के पास में ये केस गया इंडस्ट्रियल अल्कोहल का,
तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल है इसके ऊपर अब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। टैक्स कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, राज्य सरकार लगाएगी, क्योंकि ये पावर राज्य सरकार के पास में है। ठीक है, तो यहीं इसलिए हेडिंग लिखी है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउज स्टेट्स टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल। समझ में आ गया दोस्तों इतना हिस्सा? अब सुनिए आगे की बात। सुप्रीम कोर्ट का 9 जज का यहाँ पर बेंच बैठता है। 9 जज की बेंच बैठती है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसको बोलते हैं। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दोस्तों आपका पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए। चलो मैं हाथों हाथ यहाँ पे बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच होती है इसमें 5 जज, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा ही जज बैठते हैं इस बेंच में। मान लो कोई भी एक स्पेसिफिक मैटर है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है, अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पूरी बेंच बैठती है हमारे जजेस की, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ये जो बेंच होती है इसमें कम से कम, अगर हम जब बात करते हैं तो कम से कम कितने होने चाहिए? 5 जजेस होने चाहिए और 5 से आगे बढ़ सकते हैं, 2-2 करके आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे 5 के बाद मान लो 5 में जो डिसीजन अगर सेट किया है, आगे वही केस दोबारा से गया है, उसको ओवररूल करना है, तो उसके लिए यहाँ पर इससे बड़ी बेंच चाहिए होगी, 7 जज बैठ के तब उसकी सुनवाई करेंगे। ठीक है, अब मान लो 7 जज के में भी यहाँ पे काम नहीं बन रहा है, आगे और दूसरी बेंच को देना है, तो यहाँ पे 9 जज होंगे, तो ऐसा करके 2-2 बढ़ते चले जाएंगे। समझ गए? 9 के बाद 11 जज की बेंच हो जाएगी और 11 के बाद यहाँ पर 13 जज की बेंच हो जाएगी। अभी तक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी बेंच बैठी है किसी पर्टिकुलर केस को लेकर, तो उसमें 13 जज यहाँ पर बैठे हैं दोस्तों, ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, क्या आप लोग मुझे ये बताएंगे वो कौन सा केस था जिसमें 13 जज की बेंच बैठी थी? नीचे कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए नाम। इतना आपको समझ में आ गया क्या है? तो अभी यहाँ पे जो रिसेंट केस हुआ है इंडस्ट्रियल अल्कोहल वाला, इसमें भी 9 जज की बेंच बैठी है। अब 9 जज की जो बेंच बैठी दोस्तों, इसमें 8:1 से यहाँ पर इस केस को देखा गया, यानी 8 जज का एक डिसीजन था और एक जज यहाँ पे इनके अपोजिट थे। जो आखिरी एक जज थी वो यहाँ पर जस्टिस बीवी नागरत्ना की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मामला ये था, एक केस है बहुत पुराना 1990 का। उस केस का नाम है सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस 1989। इस केस के तहत यहाँ पे बोला गया कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है इसकी टैक्स लगाने की पावर, इस अल्कोहल पर, इस शराब पे टैक्स लगाने की पावर किसकी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। अब इसी केस को देखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन पलट दिया। पलट कर ये बोला नहीं, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए, ये पावर होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट को दोस्तों यहाँ पर ये पर्टिकुलर पावर्स दे दी गई हैं। ये आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब जो ये जजमेंट है इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग क्यों है, इतना ज़्यादा मामला क्यों घबराया हुआ क्यों है, ये सुनिए। जब हम लोग बात करते हैं अल्कोहल की तो सबको पता है शराब की बात हो रही है, लेकिन ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल क्या होता है? तो सर इंडस्ट्रियल अल्कोहल यहाँ पर एक इम्प्योर अल्कोहल होता है, यानी अल्कोहल की एक डर्टी फॉर्म जिसको हम इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं। इसमें यहाँ पर कुछ केमिकल जैसे बेंजीन, पायरिडीन, गैसोलीन, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। और ये जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होती है ये पीने के लिए नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जहर मानी जाती है। तो हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसका उपयोग बहुत सारा है, दवाइयों में इस्तेमाल की जाती है, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, क्लीनिंग लिक्विड्स में इस्तेमाल होती है, कई सारे इलिसिट लेकर चीप डेंजरस इंटॉक्सिकेंट्स में यहाँ पर यूज़ होता है। लेकिन अगर कई बार जो अवैध सस्ती दारू होती है, सस्ती शराब होती है, उनमें यहाँ पर इनका यूज़ कर लिया जाता है। हम देखते नहीं है हूच, ट्रेजेडी, ये सब सुनते हैं, नकली शराब बनाई जाती है। तो ऐसे यहाँ पर वो शराब बनती है गंदी, इम्प्योर, इसकी वजह से लोगों की जान जाती है, कई बार लोगों को दिखना बंद हो जाता है, इवन डेथ भी हो जाती है। तो डेंजरस यहाँ पे इसको माना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी इंडस्ट्रियल अल्कोहल का ये पर्टिकुलर केस को देखा, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से पूरा मामला डिफाइन किया। मैंने बोला ना 1990 का केस था जिसको ओवररूल कर दिया गया। 1990 का ये केस यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को पलटकर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी कि भाई राज्य सरकार के पास में पावर है इसके ऊपर में टैक्स लगाने की। और मेजोरिटी ऑफ जजेस ने यहाँ पर यही ओपिनियन लिया। लेकिन जो एक जज थी जस्टिस बीवी नागरत्ना, इनका कहना यह था कि नहीं, यहाँ पर ये पावर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होना चाहिए। तो इसका 8:1 का केस आया। लेकिन अब सर ये तो हमने सुन लिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या बोला। अब ये जानिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का क्या क्या कहना है, इनके क्या क्या आर्गूमेंट्स है, ये कैसे लड़ रहे हैं आपस में। ये दोनों ही चाहते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो शराब है ना, इसको लेकर टैक्स लगाने की पावर्स हमारे पास में आ जाए। रीज़न यह है क्योंकि इसी से बहुत सारी आमदनी यानी रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आएगा। अब होता यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलती है इस मामले में, ज़रा ये सुनिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यहाँ पर यह है कि सर ये जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है ना, इसमें हम इंडस्ट्री वर्ड का जो देख रहे हैं, ये इंडस्ट्री वर्ड हमारे यूनियन लिस्ट में एंट्री 52 में कवर की गई है। अब आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट के बारे में बताया गया है।
यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के अंदर में जितनी भी चीज़ें आएंगी वहाँ पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जितनी भी चीज़ें आएंगी वहाँ पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। और कंकरेंट लिस्ट में जितनी भी चीज़ें आएंगी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ में यूनियन गवर्नमेंट यानी कि हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगी। लेकिन किसी मैटर पे अगर कोई डिसीजन लेना हो तो वहाँ पे केंद्र सरकार ज़्यादा बड़ा डिसीजन लेती है, ध्यान में रखिएगा। तो होता यहाँ पर यह है कि केंद्र सरकार ये बोलती है कि सर यूनियन लिस्ट में जो एंट्री नंबर 52 है इसमें जो यहाँ पर इंडस्ट्री वर्ड है वो कवर किया गया है, तो ये पावर हमारी केंद्र सरकार के पास में होनी चाहिए। केंद्र सरकार यहाँ पर इस इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट करेगी। इवन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि कंकरेंट लिस्ट में भी यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो एंट्री नंबर 33 में आता है, तो हमारे पास में पावर्स होनी चाहिए इसको रेगुलेट करने की। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी मेंशन करती है कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है ये वो एक नियम के अंदर कवर की गई है जिसका नाम है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1961। तो जब सब कुछ में यही बताया जा रहा है इंडस्ट्रियल अल्कोहल यहाँ पे कवर हो रही है तो इसका रेगुलेशन हमारी केंद्र सरकार के पास में होना चाहिए। अब दोस्त यहाँ पे इसके अपोजिशन में स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलती है ये सुनो। एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस को खींचने की तरफ कर रही है अपनी साइड, स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि भाई यहाँ पर मुझे मिल जाए, है ना। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर चाहती है कि भाई हमारे पास में इसके ऊपर टैक्स लगाने की पावर आ जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि अभी रुक जाओ, हमारी भी सुन लो। स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई आपने सेंट्रल लिस्ट के बारे में तो सब कुछ बता दिया कि जहाँ जहाँ इंडस्ट्री वर्ड आ रहा है आप उसके हिसाब से रेगुलेट कर रहे हैं, लेकिन ज़रा स्टेट लिस्ट को भी तो देख लो एक बार। स्टेट लिस्ट की एंट्री 8 खोलो। एंट्री 8 में ये बोला है कि जितने भी यहाँ पर लिकर्स हैं, ये शराब हैं, ये जितने भी जहरीली शराब हैं, उन सब के ऊपर में टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। तो स्टेट ने यहाँ पर ये बोला कि भाई यहाँ पे ये जो अथॉरिटी है कि जो भी लीगल कंजम्पशन वगैरह है इस चीज़ को हम रेगुलेट कर लेंगे, लेकिन टैक्स लगाने की पावर्स हमारे पास में होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वजह से क्या हुआ, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स के पास में दे दिया कि भाई हाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये टैक्स लगाने की पावर इंडस्ट्रियल अल्कोहल की देखने को मिलती है। तो अब राज्य सरकार इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे टैक्स लगाएगी, पैसा कमाएगी। क्वेश्चन ये है कि सर इतना ज़्यादा भिड़ रहे हैं कि ये जो अल्कोहल के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि इससे बहुत सारा पैसा जनरेट होता है। आप अल्कोहल के ऊपर जो टैक्स लगता है उससे वो कहीं ना कहीं कई सारे राज्यों की मेन कमाई है। फॉर एग्जांपल 2023 में कर्नाटका का जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी थी, जो ये टैक्स था, आप कह सकते हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो 20% से बढ़ता हुआ नजर आया। तो कई सारे राज्यों की डिपेंडेंसी ही इस टैक्स के ऊपर में, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, इनका मेन रेवेन्यू आप इमेजिन कीजिए जो एक्साइज रेवेन्यू उसका 30 से 40% पैसा यहाँ पर इन्हीं से इसी शराब के ऊपर टैक्स लगा के आता है ना। एक तरफ शराब बेच रहे हैं और फिर वही पैसा कहाँ पे खर्च करेंगे? पब्लिक हेल्थ के ऊपर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में। वाह। दूसरी साइड आप देखिए पब्लिक सर्विस फंडिंग यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी जो अल्कोहल का टैक्स होता है, टैक्स से सरकार जो पैसा कमा रही है उस पैसे से करती क्या है? पब्लिक सर्विस को फंड कर रही है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रही है लोगों को, है ना, एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं लोगों को। ये यहाँ पे बताया जा रहा है, आप समझ रहे होंगे क्या कह रहा हूँ मैं। तो ये आज के समय पर यूज़ हो रहा है। मैं अभी इस चीज़ के ऊपर मैं आपका ओपिनियन मांगू क्या है। चलो आओ सीधा यहाँ पर आज का मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। आज का मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के आधार पे है दोस्तों। प्लीज़ इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर जाकर आप टेलीग्राम पे ज़रूर से लिखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, डिस्कस द एथिकल कंसिडरेशन इन टैक्सिंग अल्कोहल एज अ मीन्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। आपको ये बताना है कि जो हम अल्कोहल के ऊपर में टैक्स लगा रहे हैं वो कितना सही है, पैसा जनरेट करने के लिए, अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कितना सही है, इसमें एथिकल पर्सपेक्टिव आपने बताना है। फिर आपने ये भी समझाना है क्या गवर्नमेंट को जो हेल्थ है वो प्रायोरिटाइज करनी चाहिए ओवर द रेवेन्यू से ज़्यादा प्रायोरिटी के ऊपर में हेल्थ को रखना चाहिए। आप इससे क्या विचार रखते हैं? 250 शब्दों में लिखना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन रुको हिंदी में रीड कर देता हूँ, फिर आगे ये भी बताऊँगा कैसे आपने ये आंसर लिखना है। तो हिंदी में यहाँ पे मेंशन किया गया है, राजस्व उत्पन्न करने के साधन के रूप में शराब पर लगाने में नैतिक विचारों पर चर्चा करें। क्या सरकार को राजस्व से अधिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए? बताइए। 250 शब्दों में 15 अंक का यहाँ पर ये क्वेश्चन है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं।
जब आप सभी लोग दो आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम करता है। ठीक है ना। अब सवाल यह है कि आपने इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना कैसे है, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आइए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। पहले स्ट्रक्चर बनाइएगा। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, इंट्रोडक्शन मतलब हेडिंग में डालना, उसमें क्या लिखना है, उसमें आपने ये बताना होगा कि एथिकल डिलेमा है क्या, कि भाई यहाँ पर जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जैसे अल्कोहल है, तंबाकू है, इनके ऊपर में जो टैक्स लगाना है, इसको लेकर एथिक्स क्या है वो यहाँ पे बताना है। पहले आपने सही है गलत है वो समझाना है। फिर हेल्थ वर्सेस रेवेन्यू का एक डिबेट छेड़ देना है। अपने आर्गूमेंट शेयर करना है कि हाँ भैया हेल्थ के ऊपर में ज़्यादा प्रायोरिटी कैसे देनी चाहिए, है ना। और उसके अलावा यहाँ पर कैसे वेलबींग वगैरह प्रमोट करना है ये आप बता सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद में एक पब्लिक ओपिनियन शेयर करना होगा, कैसे जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं दोस्तों वो इन्फ्लुएंस होते हैं। भाई अल्कोहल को लेकर जो टैक्स की पॉलिसीज़ हैं उसको लेकर पब्लिक क्या सोचती है वो यहाँ पर शेयर करना है। फिर एट द लास्ट यहाँ पे कंक्लूजन मेंशन कर सकते हैं, अपना एक बैलेंस एथिकल अप्रोच बता सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो फाइनेंशियल नीड्स है लोगों की पूरी भी हो सकती हैं, स्टेट की दूसरी नीड्स पूरी हो सकती हैं, और वो हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर एक अच्छा सा जो मेंस का क्वेश्चन आप लिखिएगा और टेलीग्राम पे जाके इसको सबमिट कीजिएगा। बाकी दोस्तों हमारा एक आधा का आर्टिकल रह जाता है, उसको हम लोग कल वाले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपको पता होगा परसों के वीडियो में कुछ शॉर्ट न्यूज़ रह गई थी, वो मैं सेपरेट वीडियो में शाम को लेकर आऊँगा, उसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल ज़्यादा थे, डिस्कशन बहुत लेंदी होना था, तो इस वजह से सेशन को इस तरीके से रखा गया है, क्योंकि ऐसे पैटर्न में मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है क्योंकि फिर एक सोर्स यहाँ पे आपका कंप्लीट होना चाहिए ना, ये भी मेन पर्पज़ है। बाकी यहाँ पे कल कुछ यहाँ पे डिटेल में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आज वीडियो को इसी पैटर्न में देख लेना, इस पैटर्न भी आपको हेल्प करेगा यार, आपको पढ़ने से मतलब है ना। तो द हिंदू अखबार में जो भी चीज़ है वो मैंने आपको कवर की है, एक सेपरेट सोर्स आपका कवर हो गया है। कुछ जो पेंडिंग आर्टिकल्स रह गए हैं परसों वाले, मुझे पता है शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स, वो मैं शाम वाले वीडियो में कवर कर दूंगा, डोंट वरी, परेशान ना होइएगा। बाकी आज का जो हमारा प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन था वो ये था, कार्बन क्रेडिट का जो ये कॉन्सेप्ट है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये बताना है ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल। तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था, एडॉप्ट किया गया था, फिर वर्किंग में आया 2005 से, एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, बाद में इसको और ज़्यादा एक्सपांड किया गया। यहीं से कार्बन क्रेडिट का जो एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर ये बनकर आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। बाकी अपने फीडबैक्स वगैरह नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करें। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।